कोनोहा का वो अनदेखा बच्चा नारुतो जब शांतहीनता और जीनियस शिकामाओ से दोस्ती करता है तो उसके होकागे बनने के सपने को मिलती है एक नई उड़ान। क्या ये दोस्ती नारुतो को उसकी छिपी हुई शक्ति को अनलॉक करने में मदद करेगी और नारा शिकाकू की स्पेशल ट्रेनिंग कैसे बदलेगी इन तीनों की किस्मत? देखिए इस रोमांचक फिक्शन की शुरुआत जिसका टाइटल है नेग्लेक्टेड नारुतो अनलॉक हिज ट्रू पोटेंशियल, सिर्फ आपके अपने चैनल नारुतो हिंदी वर्स पर। कोनोहागाकुरे शिनोबी अकादमी में उजुमकी नारुतो अपनी सीट पर असामान्य रूप से शांत बैठा था और चुपचाप अपने प्रशिक्षक का पाठ सुन रहा था। ओमिनो इरुका ने खुद को उस लड़के पर नजर रखने के लिए मजबूर किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह किसी प्रकार की शरारत की योजना तो नहीं बना रहा है। आम दिनों में वह युवा छात्र अकादमी में किसी भी व्याख्यान पर ध्यान नहीं देता था। उसे व्याख्यान अक्सर उबाऊ लगते थे और उसके पास समय बिताने के लिए इससे बेहतर काम थे। लेकिन आज का दिन सामान्य नहीं था। इरुका के व्याख्यान का विषय उन कुछ चीजों में से एक था जिनमें नारुतो को वास्तव में रुचि थी, पूर्व होकागे और उस पद से जुड़ी जिम्मेदारियां। अब यहाँ कौन मुझे सभी होकागे के नाम बता सकता है? इरुका ने पूछा। जैसे ही प्रशिक्षक ने अलग अलग छात्रों पर नजर डालनी शुरू की और उन बच्चों के समूह को देखा जिन्होंने प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपने हाथ उठाए थे, नारुतो के होठों से एक हल्की सी हंसी निकल गई। हे, ये तो बहुत आसान सवाल है इरुका सेंसेई, नारुतो ने बाहें मोड़ते हुए कहा। शोदाई होकागे सेंजू हाशिरामा थे और उनके भाई सेंजू तोबिरामा निदाई में थे। ये बूढ़े व्यक्ति सैंडाई में हैं और योंडाई में नामिकाजे मिनाटो थे। नारुतो, तुम्हें सवाल का जवाब देने के लिए तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक मैं तुम्हें बुला न लूं। बिना इजाजत के ऐसे बात मत करो, इरुका चिल्लाया और अपनी बाहें मोड़ लीं, जिससे नारुतो ने गुस्से में अपनी जीभ बाहर निकाल दी। एक पल बाद चूनिन ने अपने चेहरे से गंभीरता का भाव हटाकर अपने शिष्य की ओर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हालांकि तुम सही हो, हालांकि तुम्हें संदाई में समा को उचित सम्मान देना चाहिए और उन्हें बूढ़ा आदमी कहने के बजाय उनके असली नाम सरुतोबी हिरुजेन से पुकारना चाहिए, लेकिन तुम सही हो, ये होकागे के नाम हैं। अपने शिक्षक की प्रशंसा सुनकर नारुतो ने मुस्कुराते हुए अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ा। वाह, नारुतो को सच में किसी बात का जवाब पता था। इन्होंने हंसते हुए कहा, दुनिया का अंत हो रहा है, हमारे गांव पर हमला हो रहा होगा या कुछ और, कीबा ने जोर से कहा। इनुजुका के मजाक पर कक्षा के सभी छात्र हंस पड़े, जिससे नारुतो ने अपनी बाहें मोड़ लीं और उसके चेहरे की मुस्कान लगभग तुरंत गायब हो गई। अरे, मुझे पता है कि यहाँ मेरे नंबर अच्छे नहीं आते, लेकिन अगर कोई एक विषय है जिसके बारे में मुझे अच्छी जानकारी है तो वो है होकागे, धिक्कार है, उसने चिल्लाते हुए कहा। आखिर मुझे अपने पूर्ववर्तियों के बारे में जानना ही होगा। ठीक है, अब कोई मजाक नहीं, सब लोग, हमें पाठ में और भी बहुत कुछ सीखना है, इरुका जोर से चिल्लाया। अकादमी के छात्र शांत हो गए और अपने प्रशिक्षक की ओर शर्मिंदगी भरी निगाहों से देखने लगे। चूनिन ने कक्षा में चारों ओर नजर घुमाई और यह सुनिश्चित किया कि सभी छात्र शांत हो गए हैं। उसके बाद ही उन्होंने अपना प्रवचन शुरू किया। खैर, जैसा कि आप सबने सुना, ये हमारे पूर्व नेताओं के नाम हैं। हो सकता है कि आपने इनमें से कुछ कबीले के नाम सुने हों। अगर आपको याद हो कि हमने इतिहास की कक्षाओं में क्या क्या पढ़ा था, इरुका ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए कहा। आखिरकार सेंजू हाशिरामा और उनके कबीले ने कोनोहा की स्थापना में मदद की थी, और सरुतोबी कबीले ने भी युद्धरत कबीलों के काल के बाद शुरुआती दिनों में हमारे गांव को बसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मूलतः होकागे सभी प्रसिद्ध ऐतिहासिक निंजा वंशों से हैं, है ना? चश्मा पहने भूरे बालों वाले एक छात्र ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। तो क्या इसका मतलब ये है कि सफल निंजा बनने के लिए आपके पास सही पारिवारिक इतिहास होना जरूरी है? ये बात पूरी तरह सच नहीं है, केन, इरुका ने सवाल पर भौहें चढ़ाते हुए कहा। शिनोबी कबीले से होना मददगार तो होता है, हाँ, लेकिन योंडाई में किसी कबीले से नहीं थे, नारुतो ने अपने प्रशिक्षक की बात काटते हुए कहा। नामिकाजे मिनाटो के माता पिता आम नागरिक थे, फिर भी वे होकागे बन गए। नारुतो, मैंने तुम्हें बीच में टोकने और बिना बारी के बोलने के बारे में क्या कहा था? इरुका चिल्लाया। ओह, नारुतो अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया और धीरे से हंसते हुए अपने सिर के पीछे हाथ फेरने लगा। इरुका सेंसेई, आपको ये पाठ दोबारा दोहराने की जरूरत पड़ सकती है। नामिकाजे कबीला तो शिनोबी कबीला ही था ना? कीबा ने अपनी डेस्क पर घूमकर नारुतो की ओर देखते हुए पूछा। क्या हमने कुछ दिन पहले नामिकुनी कबीले के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था? तुम नामी नो कुनी के बारे में सोच रहे हो, और वो एक देश है, कोई शिनोबी कबीला नहीं, सकुरा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। अरे बाप रे, नारुतो को भी ये पता था और तुम्हें नहीं? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम क्लास में सबसे पीछे नहीं हो, कीबा? अरे, तुमसे किसने पूछा? कीबा ने चिढ़कर जवाब दिया। कक्षा में एक बार फिर हंसी की लहर दौड़ते देख इरुका ने दांत पीस लिए। वो अपने छात्रों पर फिर से भड़कने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि एक छात्र ने हाथ उठाया है। इरुका सेंसेई, केन ने हैरानी से कहा।
पूरी कक्षा एक साथ हंसना बंद कर देती है, जिससे आमतौर पर शांत रहने वाले छात्र को बोलने का मौका मिल जाता है। अपने छात्र की बात सुनकर इरुका ने संतुष्टि की एक आह भरी और एक बार फिर शांति का आनंद लिया। हाँ, मैं बस उत्सुक हूँ, लेकिन चूंकि योंदाइमे ने अपने शिनोबी करियर की शुरुआत से पहले लगभग कोई खास व्यक्ति नहीं थे, तो क्या आपको लगता है कि हम में से किसी के होकागे बनने की कोई संभावना है? केन ने पूछा। ये जानना वाकई बहुत अच्छा होगा कि मैं होकागे बन सकता हूँ या कह सकता हूँ कि मैंने होकागे के ही बैच से स्नातक किया है। विषय से हटकर सवाल। इरुका ने सवाल को नज़रअंदाज करने की इच्छा को दबाते हुए अपने होंठ दबाए। लेकिन फिर भी, अगर इस क्लास में चुटकुलों के साथ विषय से हटकर बातें होनी ही हैं, तो क्यों न उन्हें ऐसे तरीके से होने दिया जाए जिससे सभी को कुछ फ़ायदा हो। चूनिन ने कमरे में मौजूद सभी छात्रों को एक पल के लिए देखा और हर एक को ध्यान से परखा। फिर मुस्कुराते हुए वह केन की ओर मुड़ गया। इस साल के विद्यार्थियों में अपार प्रतिभा है। आप सभी अच्छे छात्र हैं और मैंने आप सभी में असाधारण कौशल देखे हैं। यदि आप सभी अपनी लगन बनाए रखें और अपने कौशल को निखारें, तो मुझे लगता है कि आप में से कोई भी होकागे बन सकता है, इरुका ने अपने विद्यार्थियों से गर्वपूर्वक कहा। कमरे में मौजूद अधिकांश छात्रों ने अपने गुरु की ओर देखा और कृतज्ञतापूर्वक प्रशंसा स्वीकार करते हुए मुस्कुराए। नारुतो के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। चिंता मत करो इरुका सेंसेई, उस सुनहरे बालों वाले लड़के ने आत्मविश्वास से कहा। मैं हर दिन बेहतर होने का इरादा रखता हूँ। आप मुझे जल्द ही होकागे के रूप में देखेंगे। नारुतो के बयान समाप्त होने के बाद कुछ उपहास भरी आवाजें सुनाई देने के साथ ही वह सुखद सन्नाटा जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से गायब हो गया। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें होकागे के बारे में कुछ बुनियादी बातें पता हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम खुद होकागे बन सकते हो, नारुतो। सकुरा ने अपनी बाहें मोड़ते हुए कहा। वो सही कह रही है। अगर यहाँ कोई होकागे बनने वाला है, तो वो सासुके कुन ही होगा। इन्होंने नारुतो से नज़र हटाकर खिड़की के पास बैठे काले बालों वाले लड़के की ओर देखते हुए कहा। है ना सासुके कुन? सासुके ने सुनहरे बालों वाली लड़की को कोई जवाब नहीं दिया, मानो वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। या तो उसे पता नहीं था कि उसकी कक्षा में क्या चल रहा है या फिर उसे इसकी परवाह ही नहीं थी। उसमें ऐसी क्या खास बात है? सासुके को तो होकागे बनने की परवाह ही नहीं है, नारुतो ने हाथ बांधते हुए बुदबुदाया। वैसे भी वो कोई खास नहीं है। उजुमिकी की टिप्पणी ने स्वघोषित सासुके फैन क्लब में आक्रोश पैदा कर दिया। कक्षा की लगभग हर लड़की नारुतो को गुस्से भरी निगाहों से देख रही थी, मानो उसमें जान से मारने की भावना झलक रही हो। वो तुमसे कहीं ज्यादा खास है, लड़कियों में से एक चिल्लाई। जो भी हो, नारुतो ने आंखें घुमाईं और अपने मन की बात जोर से बोलने से बचने के लिए जीभ दबा ली। इस बारे में और बहस करने का कोई फायदा नहीं है। वे मेरी बात नहीं सुनेंगे और यहाँ मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। बेहतर यही होगा कि मैं चुप रहूं और उन्हें अपने प्यारे सासुके का बचाव करने दूं। दुर्भाग्यवश, उसने सासुके फैन क्लब को पहले ही काफी नाराज कर दिया था। कमरा और भी शोरगुल भरा होता जा रहा था। हर लड़की नारुतो पर अपनी राय और होकागे के लिए सासुके के समर्थन में खुलकर बोल रही थी। सासुके कुन एक अद्भुत होकागे बनेगा। नारुतो के लिए यह सौभाग्य की बात होगी अगर वह शिनोबी बन भी जाए। आखिर उसे ऐसा क्यों लगता है कि वह होकागे बन सकता है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अरे बस करो, इरुका ने फिर से अपनी कक्षा पर चिल्लाया, जिन्होंने एक बार फिर अपने शिक्षक की बात अनसुनी कर दी। उफ, ये सब कितने शोर मचाते हैं। शिकामाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। शोर बढ़ने से नारा की नींद भी टूट गई, जो अपने सहपाठियों के शोर को दबाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे नींद आ सके। एक जोरदार जम्हाई लेते हुए वह चिड़चिड़ाकर कमरे में इधर उधर और कक्षा में बैठी लड़कियों की ओर देखने लगा। नारुतो, तुम्हें कोशिश करना बंद कर देना चाहिए। सासुके बहुत जल्द होकागे बन जाएगा और वह इस गांव का अब तक का सबसे महान होकागे होगा, इन्होंने गर्व से कहा। उचिहा को घूरते हुए उसके गालों पर गुलाबी रंग की लाली छा गई। हर प्रतिक्रिया पर नारुतो अपने दांत पीसता रहा। वो आखिरकार गुस्से में जवाब देने ही वाला था कि तभी एक आवाज़ सुनाई दी। ये तो बहुत झंझट है। क्या आप लोग मान सकते हैं कि नारुतो होकागे बन सकता है ताकि मैं वापस सो सकूं? शिकामाओ ने कराहते हुए अपना सिर डेस्क पर रख दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। आप सब बहुत शोर मचाते हैं। कक्षा में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सभी छात्रों का ध्यान नारा की ओर गया, यहाँ तक कि नारुतो भी उस लड़के को हैरानी भरी निगाहों से देख रहा था। तुम मजाक कर रहे हो शिकामाओ? इन्होंने आंखें घुमाते हुए चिल्लाकर कहा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि नारुतो जैसा बेवकूफ़ होकागे बन सकता है? जरूर कर सकता है, वो क्यों नहीं कर पाएगा? लड़के ने जम्हाई लेते हुए जवाब दिया। क्या वो सचमुच ऐसा कह रहा है? क्या वह सच में सोचता है कि मैं होकागे बन सकता हूँ? नारुतो की आंखें और भी चौड़ी हो गईं। क्यों नहीं, सचमुच। शिकामाओ के बगल में बैठे लड़कों में से एक हंसा। शिकामाओ, वह हमारी कक्षा में सबसे कमजोर है। वह होकागे बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। उफ, ये चुप नहीं होने वाले।
शायद मुझे भी इनसे बहस करनी पड़ेगी। जितनी जल्दी ये सब खत्म हो जाए उतनी जल्दी शायद मुझे नींद आ जाए। शिकामाओ बड़बड़ाया और फिर आखिरकार डेस्क से सिर उठाकर बगल में बैठे लड़के की तरफ ध्यान दिया। जाहिर है अभी वो होकागे बनने के लिए काफ़ी ताकतवर नहीं है। हम में से कोई भी नहीं है, न वो, न तुम, न मैं और न सासुके। हम तो बस अकादमी के छात्र हैं। इंतज़ार करो जब हम शिनोबी बन जाएंगे और उसे सच में प्रशिक्षण लेने और ताकतवर बनने का मौका मिलेगा। वो शायद तुम्हें चौंका देगा, शिकामाओ ने जम्हाई लेते हुए बुदबुदाया। कम से कम मुमकिन तो है। मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। क्या तुम उसे होकागे बनते देख रहे हो, सासुके कुन जैसे ज्यादा काबिल निंजाओं के ऊपर? सकुरा ने अविश्वास से आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। शिकामाओ, तुम सच में ऐसा मान नहीं सकते, है ना? हाँ, मैं करता हूँ, नारा ने उत्तर दिया। होकागे बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए मेहनत करने और इस पद तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करने की इच्छा होनी चाहिए। नारुतो स्पष्ट रूप से इस पद को पाना चाहता है और इसके लिए वास्तव में मेहनत करने वाला है। उसमें समर्पण है और वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक हार नहीं मानेगा। अगर आप उसका समर्पण नहीं देख सकते तो आप बेवजह परेशानी खड़ी कर रहे हैं। इसके अलावा वह भविष्य में होकागे के रूप में अच्छा काम करेगा। आखिर उसे गांव की परवाह है। मुझे पूरा यकीन है कि वह एक अच्छा होकागे बनने और गांव को सुरक्षित और मजबूत रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। नारुतो ने अपने शब्दों को समझने की कोशिश करते हुए खुद से बुदबुदाया। मेरे बारे में किसी ने कभी ऐसा नहीं कहा। ऐसा लग रहा था मानो सकुरा शिकामाओ के बयान का जवाब देने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, किसी और की आवाज ने उसे रोक दिया। मैं शिकामारू-सान से सहमत हूँ। सभी ने कमरे के पिछले हिस्से की ओर सिर घुमा लिया और हिनता को घूरने लगे। युगा ने अपनी तर्जनी उंगलियों को आपस में जोड़ा और नीचे देखने लगी, क्योंकि उसे अपने सहपाठियों का ध्यान अपनी ओर महसूस होने लगा था। उसे पहले ही बोलने का पछतावा हो रहा था। नहीं, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। हिनता ने गहरी सांस ली और खुद को अपने इस कथन की पुष्टि की। उसकी नज़रें पल भर के लिए नारुतो पर पड़ीं और उसके गालों पर हल्की सी लाली आ गई। अगर शिकामाओ-सान नारुतो कुन की तरफ से बोल सकते हैं तो मैं भी बोल सकती हूँ। मुझे लगता है कि शिकामारू-सान सही कह रहे हैं। नारुतो कुन में महान होकागे बनने का समर्पण है, उसने धीमी आवाज में कहा। हिनता, क्या वो भी यही सोचती है? नारुतो ने कुनोइची को ध्यान से देखा, उसकी आंखें और भी चौड़ी हो गईं। क्या वो सोचती है कि मैं एक बेहतरीन होकागे बनूंगा? इससे पहले कि कोई भी छात्र उस शांत लड़की को जवाब दे पाता, इरुका को खांसी आ गई, जिससे सबका ध्यान वापस उसकी ओर आकर्षित हो गया। बस, अब इस चर्चा के लिए इतना ही काफी है। आज हमें होकागे कौन बन सकता है, इस पर चर्चा करने के अलावा और भी कई बातें करनी हैं। इरुका ने अपनी बाहें मोड़ते हुए कक्षा को तीखे स्वर में कहा। और चूंकि आप सभी ने दूसरी बार चुप रहने के लिए चिल्लाने के बाद भी बोलना बंद नहीं किया, इसलिए कल होकागे पर एक परीक्षा होगी, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप सभी पढ़ाई करें, क्योंकि यह आपकी कक्षा की समग्र रैंकिंग में गिना जाएगा। अकादमी के कई छात्र चूनिन की बातों पर नाराजगी जताते हुए चुप रहे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कक्षा में सन्नाटा छा गया क्योंकि सभी छात्र इरुका के व्याख्यान पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। नारुतो ने कक्षा पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपने विचारों में खो गया। उसके मन में शिकामाओ और हिनता के वे शब्द बार बार गूंज रहे थे जिनमें उन्होंने उसका और उसके सपने का समर्थन किया था। नारुतो को अपनी उम्र का ऐसा कोई नहीं मिला था जो उस पर सचमुच विश्वास करता हो। उसने बाकी की कक्षा अपने उन दोनों सहपाठियों के बारे में सोचते हुए बिताई और यह जानने की कोशिश की कि वे उसके और उसके सपने के बारे में वास्तव में क्या सोचते थे। कक्षा समाप्त हो गई है। आप सभी से कल मिलेंगे, इरुका ने छात्रों को बताया। कमरे में मौजूद लगभग सभी छात्र अपनी सीटों से जल्दी से उठ गए और अपने घरों की ओर जाने के लिए कक्षा से बाहर भागने लगे। नारुतो धीरे से अपनी सीट से उठा और अपने दो सहपाठियों को ढूंढने लगा। हे, शिकामाओ, हिनता, नारुतो ने उन्हें पुकारा। शिकामाओ, जो झपकी ले रहा था, नींद से जागने पर कराह उठा और नारुतो की ओर मुड़ा। वह अपनी सीट से उठा और जम्हाई लेते हुए उसके पास गया। हिनता, जो अपनी सीट से उठकर दरवाजे की ओर जा रही थी, उसकी आवाज़ सुनकर जम गई। नारुतो कुन मुझसे बात करना चाहते हैं? वह धीरे धीरे उसके पास गई, उसके गालों पर शर्म की लाली छा गई। मैं बस आप लोगों से पूछना चाहता था, आज क्लास में क्या आप दोनों ने सच में ऐसा कहा था? नारुतो ने नीचे देखते हुए धीरे से पूछा। क्या मतलब, जरा और स्पष्ट बताओ, शिकामाओ ने जम्हाई लेते हुए जवाब दिया। मुझे आज की क्लास में कुछ खास याद नहीं है, बहुत बोरिंग थी। तुम्हारे लिए तो हर क्लास उबाऊ होती है, नारुतो ने ऊपर देखते हुए तेवर चढ़ाए। नारा ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। और हिनता बोली। जैसे ही उसके दोनों सहपाठियों ने उसकी ओर देखा और उसकी उंगलियों को कुरेदना शुरू किया, उसने तुरंत नजरें फेर लीं। तो आप हमसे पूछ रहे थे ना नारुतो कुन?
उज़ुमिकी ने गहरी सांस ली और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरा मतलब है, जब आप दोनों ने कहा कि मैं होकागे बन सकता हूँ, क्या आप दोनों सचमुच ऐसा मानते हैं? ओह, शिकामाओ ने जवाब दिया, तुम्हारा यही मतलब था। मेरा मतलब यही था, हिनाता ने सिर हिलाकर जवाब दिया। मुझे लगता है कि तुम भविष्य में एक महान होकागे बनोगे, नारुतो-कुन। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगर मैं कुछ और सोचता तो कुछ कहता ही नहीं। ऐसी बात पर झूठ बोलना बहुत झंझट भरा काम होगा, शिकामाओ ने कंधे उचकाते हुए कहा। नारुतो कुछ पल चुपचाप अपने सहपाठियों को देखता रहा, फिर उसने मुस्कुराते हुए उन्हें एक बड़ी मुस्कान दी। यह उस मुस्कान से अलग थी जो वह रोजाना देता था। यह मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा सच्ची थी। तुम दोनों पहले ऐसे हो जिन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया है और मैं तुम दोनों से वादा करता हूं कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा, नारुतो ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है, नारुतो-कुन, हिनाता ने जवाब दिया और शर्म से उसका चेहरा और लाल हो गया। फिर भी उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। मैं तो बस सच कह रहा था। इसके लिए तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, शिकामाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खैर, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है, नारुतो। आप दोनों अभी व्यस्त तो नहीं है ना? उसने उनसे पूछा। शिकामाओ ने जवाब में अपना सिर थोड़ा झुकाया। मैं सोने की सोच रहा था, शायद बादल देखने जाऊं, लेकिन लगता है मैं इतना व्यस्त नहीं हूं। मुझे लगभग 2 घंटे में अपने कबीले के साथ प्रशिक्षण के लिए घर जाना है, लेकिन मैं अभी खाली हूं, हिनाता ने जवाब दिया। नारुतो उनकी बातों को पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसके दिमाग में बस इतना ही आया कि वे दोनों इस समय आज़ाद हैं। उसने उन्हें एक चालाक मुस्कान दी। चूंकि तुम दोनों खाली हो, मैं तुम दोनों को कोनोहा के सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट इचिराकू के रामेन में रामेन खिलाने ले जा रहा हूं। इसे अपने भावी होकागे की ओर से एक तोहफा समझो, लड़के ने उनसे कहा। इससे पहले कि नारुतो के शब्द उनके दिमाग में बैठ पाते, उसने हिनाता और शिकामाओ दोनों के हाथ पकड़े और उन्हें अपने साथ खींचते हुए कमरे से बाहर भागने लगा। अरे, धीरे चलो, मैंने इसके लिए सहमति नहीं दी थी, शिकामाओ बड़बड़ाया और नारुतो की पकड़ छुड़ाने की कोशिश की। लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। मेरी आरामदेह दोपहर की नींद तो गई। कितना उबाऊ है, नारुतो-कुन मेरा हाथ पकड़े हुए है। नारुतो-कुन मुझे अपने साथ रामेन खाने ले जा रहा है, हिनाता अपने मन में चिल्लाई, दुनिया की किसी और बात से बेखबर। कुछ ही सेकंड के भीतर ह्युगा वंश की उत्तराधिकारी ने नारुतो का हाथ छोड़ दिया और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके चेहरे पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। हिनाता को होश आने में लगभग 10 मिनट लगे। होश में आते ही उसे नारुतो और शिकामाओ के साथ तुरंत बाहर ले जाया गया। सुनहरे बालों वाली लड़की उन्हें कोनोहा की गलियों से होते हुए कोनोहा की सड़कों के बीचों बीच स्थित एक रामेन स्टैंड की ओर तेजी से ले गई। अरे, बूढ़े इचिराकू, मैं आ गया हूँ, नारुतो ने घोषणा की। इचिराकू रामेन के मालिक इचिराकू तेउची ने मुड़कर देखा जब उन्होंने एक युवा सुनहरे बालों वाले लड़के को अपनी एक कुर्सी पर बैठते हुए पाया। उनके होठों से हल्की सी हंसी निकल गई और वे लड़के के पास जाकर सिर झुकाते हुए अभिवादन किया। शुभ दोपहर, नारुतो। अकादमी में आज का दिन लंबा रहा? उसने पूछा। हाँ, थोड़ा लंबा था, पर कोई बड़ी बात नहीं, उसने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया और फिर दाईं ओर इशारा किया। अरे, बूढ़े, हिनाता और शिकामाओ से मिलो। हिनाता और शिकामाओ, मिलो बूढ़े इचिराकू से और उनकी बेटी अयामे से। नारुतो ने स्टैंड में चारों ओर देखते हुए पलकें झपकाईं। ओह, अयामे कहाँ है? आज उसकी छुट्टी है। मैं अपनी बेटी से ज्यादा काम नहीं करवा सकता, तेउची ने हंसते हुए कहा। फिर उसने अपना सिर नारुतो के सहपाठियों की ओर घुमाया, जो एक तरफ खड़े थे। हिनाता और शिकामाओ, स्वागत है। नारुतो के सभी दोस्तों का यहाँ स्वागत है। कृपया बैठ जाइए। ओह, ठीक है। हिनाता ने जल्दी से सिर हिलाया और नारुतो के बगल में बैठ गई। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, इचिराकू-सान। शिकामाओ ने कंधे उचकाते हुए हिनाता के बगल वाली सीट की ओर कदम बढ़ाया और रामेन शेफ को सिर हिलाकर अभिवादन किया। मुझे लगता है कि तुम हमेशा की तरह मिसो रामेन ही खाना चाहते हो, है ना नारुतो? तेउची ने पूछा। सुनहरे बालों वाले लड़के ने सिर हिलाया, जिससे शेफ का ध्यान अकादमी के बाकी 2 छात्रों की ओर गया। और तुम दोनों के लिए? मैं ज्यादातर रामेन नहीं खाती, इसलिए मुझे नहीं पता। मैं वही ऑर्डर कर दूंगी जो नारुतो-कुन ने ऑर्डर किया था। अगर ठीक हो तो, हिनाता ने थोड़ा सिर झुकाते हुए कहा। शिकामाओ ने सोचते हुए अपना हाथ ठुड्डी पर रखा। धत तेरे की, काफी समय से मैंने रामेन नहीं खाया। शायद शियो रामेन, आप लोग इसे यहीं बनाते हैं, है ना? मैं हर तरह का रामेन बनाता हूँ, शिकामाओ-सान। तेउची ने सिर हिलाते हुए फिर हंसते हुए कहा। तो 2 कटोरी मिसो और 1 शियो। अभी लाता हूँ। जैसे ही रामेन बनाने वाला शेफ रामेन पर काम शुरू करने के लिए मुड़ा, नारुतो ने अपना सिर घुमाकर अपने दोनों सहपाठियों की ओर देखा और आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। रुको, तुम दोनों ज्यादा रामेन नहीं खाते? सच में?
उसने पलकें झपकाईं। वो कुछ पल चुप रहा, उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। क्यों? मैं आमतौर पर अपने परिवार के साथ खाना खाती हूँ और मेरे पिताजी को रामेन ज़्यादा पसंद नहीं है, हिनाता ने भौहें चढ़ाते हुए स्वीकार किया। जब भी मैं बाहर जाती हूँ और खुद खाना लेती हूँ तो मैं आमतौर पर कुछ मीठा लेती हूँ। मैं भी कुछ इसी तरह की स्थिति में हूँ। आमतौर पर अपने माता पिता के साथ खाना खाता हूँ। माँ रामेन नहीं बनाती, शिकामाओ ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। हालांकि जब भी चोजी चाहता है मैं कभी कभी उसके साथ बारबेक्यू के लिए बाहर चला जाता हूँ। नारुतो ने अपनी बाहें मोड़ लीं। रामन मिठाई या बारबेक्यू से कहीं बेहतर है। शिकामाओ के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई और उसने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि अगली बार जब तुम चोजी को देखो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर यह बात कहो। ठीक है, नारुतो ने सिर हिलाकर लड़के की तरफ मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर उसकी नज़र शिकामाओ से हिनाता पर और फिर वापस नारुतो पर पड़ी और वह अपने सिर के पीछे हाथ फेरने लगा। तो आप लोग मज़े के लिए क्या करते हैं? मज़ा आया? हिनाता ने पलकें झपकाते हुए जवाब दिया। मैं सोता हूँ, शिकामाओ ने अपनी कुर्सी पर और अधिक आराम से बैठते हुए कहा। ये क्या बकवास है? नारुतो ने आंखें घुमाईं। तो फिर जागने पर तुम क्या करते हो? सोने की कोशिश करो, नारा ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये तो बहुत ही बेकार है, गोरे लड़के ने भौहें चढ़ाते हुए जवाब दिया। फिर उसने हिनाता की तरफ सिर घुमाया। अच्छा, तुम्हारा क्या ख्याल है? इससे तो कुछ भी ज्यादा रोमांचक हो सकता है। अपने खाली समय में मैं आमतौर पर व्यायाम करता हूँ। मैं फूल भी दबाता हूँ और पढ़ता भी हूँ। और फूलों को दबाकर सुखाना? नारुतो ने अपना सिर झुकाया। ये क्या होता है? असल में फूलों को एक किताब में सहेज कर रखना या फिर कलाकृति बनाना, हिनाता ने मुस्कुराते हुए विस्तार से बताया। मेरी माँ ने मुझे ये करना सिखाया था। वाह, ये तो कमाल है, उजुमकी ने सहमति में सिर हिलाया। तो क्या आप अपने फूल खुद उगाते हैं? मतलब बागवानी करते हैं? क्योंकि मैं बागवानी करता हूँ और ये तो बहुत बढ़िया होगा। मैं नहीं, हिनाता ने सिर हिलाया। मैं अपने कुल के बगीचे के फूल इस्तेमाल करती हूँ। ओह, ये तो बढ़िया है, नारुतो ने मुस्कुराते हुए फिर से सिर हिलाया। क्या तुम मेरे बगीचे से कुछ पौधे लगाना चाहोगे? उजुमकी की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं और उसने अपने सिर के पीछे हाथ फेरना शुरू कर दिया। मतलब, मेरे पास वैसे तो फूल वाले पौधे नहीं हैं, क्योंकि मैं आमतौर पर सिर्फ हरे पौधे ही उगाता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं फूल वाले पौधे उगाने की कोशिश कर सकता हूँ। हिनाता के गाल गहरे लाल हो गए। फिर भी उसके होठों पर एक बड़ी मुस्कान आ गई और उसने सिर हिलाकर जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वाह, बहुत बढ़िया, तो मैं भी कुछ उगाता हूँ, नारुतो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर उसने झट से अपना सिर शिकामाओ की ओर घुमाया। देखा, शिकामाओ, ये तो वाकई मज़ेदार काम है। नारुतो के वाक्य का बाकी हिस्सा अधूरा रह गया जब उसने देखा कि नारा काउंटर पर सिर रखकर चैन से खर्राटे ले रहा है। अपने सहपाठी को इस हालत में देखकर नारुतो और हिनाता दोनों चौंक गए। फिर नारुतो के चेहरे पर गुस्सा आ गया और उसने लड़के के माथे पर उंगली मारी, जिससे वह दर्द से कराह उठा और अपनी आंखें खोल दीं। अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? उसने पूछा। सोना, तुम्हें पता है ना, मैंने कहा था ना कि मुझे मजे के लिए सोना अच्छा लगता है, शिकामाओ ने आंखें बंद करते हुए बड़बड़ाते हुए जवाब दिया। बस रामेन आते ही मुझे जगा देना। ओई, नारुतो चिल्लाया और उसने फिर से शिकामाओ के माथे पर उंगली मारी। हिनाता मन ही मन हंस पड़ी जब उसने देखा कि नारुतो शिकामाओ को लगातार परेशान कर रहा है। काफी समय हो गया है जब मैंने नारुतो को किसी को अपने साथ लाते देखा है। और वे दोनों काफी खुश लग रहे हैं, तेउची ने मन ही मन सोचा और साथ ही साथ रामेन बनाना जारी रखा। अच्छा है, यह अच्छी बात है कि आखिरकार वो दोस्त बना रहा है। मन ही मन मुस्कुराते हुए तेउची ने नारुतो और उसके सहपाठियों के लिए रामेन के कटोरे तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसके मन में कहीं न कहीं ये बात थी कि ये तीनों उसके स्टॉल पर एक साथ आखिरी बार नहीं मिलेंगे। संदाई में होकागे सरुतोबी हिरुज़ेन अपने कार्यालय में रखे क्रिस्टल बॉल में देखते हुए मन ही मन मुस्कुराए। क्रिस्टल बॉल में नारुतो अपने पसंदीदा रामेन स्टॉल इचिराकु में अकादमी के अपने सहपाठियों के साथ बैठा हुआ दिखाई दिया। संदाइमे ने उन दोनों को ह्युगा हिनाता और नारा शिकामाओ के रूप में पहचान लिया, जो क्रमशः अपने अपने कुलों की उत्तराधिकारी थीं। वृद्ध होकागे अक्सर अपनी क्रिस्टल बॉल में नारुतो की हालत देखते थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह ठीक है और उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है। सुनहरे बालों वाले उस लड़के को अपने हम उम्र दो बच्चों के साथ मस्ती करते और हंसते हुए देखकर हिरुज़ेन के दिल में अपार खुशी भर जाती थी। नारुतो, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि अब तुम्हारे हम उम्र दोस्त हैं। ये देखकर खुशी हो रही है कि लोग तुम्हें स्वीकार कर रहे हैं, सरुतोबी ने मन ही मन कहा। नारुतो को ठीक देखकर सरुतोबी ने अपना जुत्सु निष्क्रिय कर दिया और क्रिस्टल बॉल से अकादमी के छात्रों की छवि दिखना बंद हो गई।
छवि गायब हो जाने के बावजूद सैंडाइमे के मन में वह छवि बार बार दिखाई दे रही थी। वे तीनों, मुझे ऐसा लग रहा है कि वे कुछ बड़ा नाम बनेंगे, कुछ ऐसा जिसे शिनोबी जगत हमेशा याद रखेगा, सरुतोबी ने मन ही मन सोचा। हर किंवदंती की एक शुरुआत होती है। सरुतोबी हिरुज़ेन ने अभी अभी एक नई किंवदंती की शुरुआत देखी, 3 निंजाओं की किंवदंती जो एक दूसरे को आगे बढ़ने और अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने में मदद करने के लिए मिलकर काम करेंगे। और मैं यहाँ हूँ, नारुतो ने कोनोहा अकादमी में प्रवेश करते हुए कहा। जैसे ही वो गलियारों से गुजरने लगा, अकादमी के कुछ प्रशिक्षक और छात्र उसे देखकर अचंभित रह गए। उजुमी कक्षा के निर्धारित समय से 20 मिनट पहले पहुंच गया था, जो वह कभी नहीं करता था। अगर वह समय पर कक्षा में पहुंच भी जाता तो उसे सौभाग्य ही माना जाता। वह आमतौर पर 10 मिनट देर से आता, दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसता और इरुका से कोई बनावटी माफ़ी मांगता। समय से पहले आना तो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। यह इतना असामान्य था कि वहां मौजूद कुछ छात्रों और प्रशिक्षकों ने उसे देखकर हैरानी भरी नज़रों से देखा। लेकिन आज का दिन अलग था। महीनों में ये पहली बार था जब नारुतो कक्षा में जाने के लिए उत्सुक था, और इसका एक कारण ये भी था कि वह अपने नए दोस्तों से मिलना और उनसे बात करना चाहता था। दोस्त, अब हम दोस्त हैं, है ना? उसने सवाल किया। उसे याद आया कि हिनाता और शिकामाओ ने दूसरे छात्रों के सामने उसके सपने का बचाव किया था। उसे याद आया कि क्लास के बाद उनसे बात की थी और इचिराकू में उनके साथ लंच किया था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने खुद ही सिर हिलाकर अपने सवाल का जवाब दे दिया। हाँ, मुझे लगता है कि अब हम सब दोस्त हैं। कक्षा में प्रवेश करते ही नारुतो ने शिकामाओ या हिनाता को देखने के लिए कक्षा में चारों ओर नज़र दौड़ाई। शिकामाओ तो कहीं नज़र नहीं आया, लेकिन हिनाता हमेशा की तरह पीछे की मेज पर बैठी मिली। नारुतो की मुस्कान और चौड़ी हो गई और वह उसके पास गया। हे हिनाता, उसने उसे पुकारा। क्या हाल है? युगा ने उसकी ओर ध्यान दिया और उसकी उपस्थिति देखकर आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके गालों पर हल्की सी लाली आ गई और उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर थोड़ा झुकाया। हेलो नारुतो कुन, उसने अभिवादन किया। तुम यहाँ हमेशा से जल्दी आ गए हो। तुम आमतौर पर देर से आते हो। नारुतो ने कंधे उचकाते हुए कहा। अरे, आज जल्दी आने का मन कर रहा था। वैसे, आप कैसे हैं? क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ? नारुतो कुन मेरे बगल में बैठना चाहता है? मेरे बगल में? हिनाता के चेहरे की लाली और भी गहरी हो गई क्योंकि उसके दिमाग में विचारों की गति तेजी से बढ़ने लगी। जी हाँ, बिल्कुल, उसने जोर से कहा। नारुतो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं ठीक हूँ, युगा परिवार की वारिस ने अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ते हुए कहा। वैसे, आपका धन्यवाद, रामेन के लिए। मुझे धन्यवाद मत दो, नारुतो हंसते हुए बोला। मुझे तुम्हें और शिकामाओ को धन्यवाद देना चाहिए। कल तुम लोगों के साथ मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने भी ऐसा ही किया था, हिनाता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नारुतो और शिकामाओ के साथ उसका समय बहुत अच्छा बीता। परिवार के सदस्यों के अलावा किसी और के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद काफ़ी समय बीत चुका था। बस इसी वजह से यह अनुभव उसके लिए रोमांचक था। इसके अलावा रामेन का स्वाद भी बढ़िया था। रामेन शेफ तेउची बहुत ही मिलनसार थे और उसे नारुतो और शिकामाओ के साथ बातें करने और समय बिताने में बहुत मज़ा आया। उन दोनों से बात करना बहुत अच्छा लगा और अपने दोनों सहपाठियों को बेहतर तरीके से जानने का मौका मिलना भी सुखद था। खासकर नारुतो कुन, अपने सुनहरे बालों वाले सहपाठी को घूरते हुए उसका चेहरा और भी लाल हो गया। युगा हिनाटा ने कल का दिन बहुत अच्छे से बिताया। पता है, हमें कभी फिर से इचिराकू जाना चाहिए, नारुतो ने कहा। ये तो बहुत मज़ेदार होगा, हिनाटा ने सहमति में सिर हिलाया। हमें ज़रूर करना चाहिए। मैं बाद में पता लगा लूँगा कि शिकामाओ जल्द ही आ सकता है या नहीं। लेकिन अगर वह जल्द ही नहीं आ सकता तो भी हमें निकल पड़ना चाहिए, उसने हंसते हुए कहा। हिनाटा की आंखें उस मानसिक छवि को देखकर चौड़ी हो गई जिसमें वह और नारुतो अकेले रामेन स्टैंड पर बैठे थे। नारुतो कुन और मैं अकेले में रामेन खाएंगे? शिकामाओ के बिना? मतलब, जैसे कोई डेट? उसने मन ही मन इस शब्द को कई बार दोहराया। उनकी डेट की कल्पना करते ही उसका पहले से ही गहरा लाल चेहरा और भी लाल हो गया। नारुतो ने अपना सिर झुकाया और आखिरकार उसके गालों का रंग देखा। हिनाता, तुम बहुत लाल हो रही हो, हमेशा से ज्यादा लाल। क्या तुम्हें कुछ तबीयत खराब लग रही है? उस गोरे लड़के ने लड़की का तापमान जांचने के लिए उसके सिर पर हाथ रखा। अपने क्रश के इतने करीब होने और उसके दिमाग में चल रहे विचारों के कारण हिनाता बेकाबू हो गई। उसी क्षण वो बेहोश हो गई और उसका सिर डेस्क से जोर से टकराया। हिनाता, नारुतो ने उसे पुकारा, अपनी सीट से उठकर उसके करीब गया और ये देखने की कोशिश की कि वह ठीक है या नहीं। जैसे ही नारुतो हिनाता को जगाने के लिए उसके शरीर को हिलाने लगा, शिकामाओ कक्षा में दाखिल हुआ। उसने तुरंत नारुतो और हिनाता की ओर ध्यान दिया और मन ही मन मुस्कुराया। नारुतो, तुम सच में बहुत शरारती हो।
अगर वो जाग गई और तुम्हें ऐसा करते देख लिया तो फिर से बेहोश हो जाएगी, उसने उनके करीब आते हुए कहा। इसका क्या मतलब है? नारुतो ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। एक पल के लिए शिकामाओ के मन में ये ख्याल आया कि वह नारुतो को बता दे कि उसके सहपाठी को उस पर क्रश है, लेकिन यह विचार तुरंत उसके मन से निकल गया। उसने कंधे उचकाए और उसी डेस्क की ओर चलकर नारुतो के बगल में बैठ गया। छी, मुझे समझाने का मन नहीं है, बस उसकी चिंता मत करो, वह जल्द ही जाग जाएगी, उसने जम्हाई लेते हुए कहा। अगर तुम कहो तो, नारुतो ने आह भरी और आखिरकार हिनता को छोड़कर उसे उसकी कुर्सी पर बैठने दिया। फिर उसने अपना पूरा ध्यान शिकामाओ पर केंद्रित किया। कैसे हो? थका हुआ हूँ, उसने जवाब दिया। कल तो तुम थके हुए थे, नारुतो ने हैरानी से कहा। ऐसा लगता है जैसे थकान एक से अधिक बार हो सकती है। वाह, किसने सोचा होगा, शिकामाओ ने हंसते हुए कहा। नारुतो ने हाथ बांध लिए और भौहें चढ़ाते हुए कहा। अच्छा, तो तुम भी भाड़ में जाओ। शिकामाओ ने सिर नीचे रखते हुए हल्के से हंसते हुए कहा। थकान के अलावा मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अच्छा चल रहा है, नारुतो ने जवाब दिया। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी लेकिन अब चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। कल हिनता और मेरे साथ रामेन खाने आने के लिए फिर से धन्यवाद। खैर, आपने मुझे ज़्यादा विकल्प नहीं दिए, लेकिन मुझे मज़ा आया, इसलिए मुझे घसीटने के लिए धन्यवाद, शिकामाओ ने स्वीकार किया। हे, नारुतो ने अपनी नाक के किनारे को रगड़ा, उसकी मुस्कान और भी शरारती हो गई। खैर, तुमने जो बताया कि तुम मज़े के लिए क्या करते हो, उसके हिसाब से मुझे तुम्हें और भी कई चीज़ों में घसीटना पड़ेगा। तुम्हें सक्रिय रखना और कुछ न कुछ करते रहना जरूरी है, समझ रहे हो ना? या फिर आप पूछ सकते हैं और मैं शायद हाँ कह दूंगा, शिकामाओ ने कहा। नारुतो की आंखें चमक उठीं। ओह, तो इसका मतलब है। ठीक है सब लोग, अब क्लास शुरू करने का समय हो गया है। नारुतो ने पलकें झपकाईं। उसने चारों ओर देखा और पाया कि जब वह हिनता और शिकामाओ से बात कर रहा था तब कक्षा में अन्य छात्र भी आ गए थे। इसके अलावा अकादमी के प्रशिक्षकों में से एक, मिजुकी, अंदर आए और दिन का व्याख्यान शुरू करने लगे। नारुतो की नज़र हिनता पर पड़ी और उसने भौहें सिकोड़ीं। फिर वो शिकामाओ के करीब झुक गया। हिनता अभी तक नहीं उठी है, उसे कोई परेशानी तो नहीं होगी, है ना? उसने पूछा। अच्छा सुझाव है, शिकामाओ ने जम्हाई ली। मैं भी सो जाता हूँ, ताकि वो अकेले मुसीबत में न पड़ जाए। शिकामाओ की टिप्पणी का नारुतो के जवाब देने से पहले ही नारुतो हल्की खर्राटे लेने लगा था। नारुतो ने पलकें झपकाईं, जो कुछ हुआ उसे समझने की कोशिश की, फिर अपने दोस्त से नज़रें हटाकर मिजुकी पर ध्यान केंद्रित किया। उसमें कुछ गड़बड़ है, नारुतो ने मन ही मन आह भरी और दिन के लेक्चर पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। नारुतो के लिए दुर्भाग्यवश मिजुकी का जेनजुत्सु के मूल सिद्धांतों पर दिया गया व्याख्यान उबाऊ और लंबा था, जिसके कारण उसकी रुचि जल्दी ही खत्म हो गई। उसने एक कागज़ निकाला और कुछ ऐसा करने में जुट गया जो उसके लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण था, एक नई शरारत। कल्पना करो, इरुका सेंसेई के चेहरे पर पेंट बम फट जाएं। ये बुरा विचार नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि मैं इसे कैसे करूं? नारुतो ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। शायद मैं होकागे जी से कह सकता हूं कि वे मेरे लिए एक ऐसा पत्रक बना दें जिसमें पेंट भरा हो, लेकिन मैं इरुका सेंसेई को इसे पढ़ने के लिए कैसे मनाऊंगा? शायद। उर्क, नारुतो ने अपना ध्यान दाईं ओर केंद्रित किया। हिनता ने मेज से अपना सिर उठाया और कक्षा में चारों ओर देख रही थी, ये समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है। अरे, तुम जाग गई हो, नारुतो ने मुस्कुराते हुए फुसफुसाकर उससे कहा। हिनता ने नारुतो की ओर देखा। उसे याद आया कि वह बेहोश क्यों हुई थी और उसके चेहरे पर फिर से शर्म आ गई। माफ करना, वो बहुत शर्मनाक था, माफी मत मांगो, तुम ठीक हो, कम से कम तुम जाग तो गए, उस आलसी की तरह नहीं, नारुतो ने शिकामाओ की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया। हिनता ने खिलखिलाकर हंस दिया। फिर दोनों चुप हो गए क्योंकि हिनता मिजुकी के व्याख्यान पर ध्यान देने लगी, जबकि नारुतो अपनी अगली बड़ी शरारत की योजना बनाने में जुट गया। 1 घंटा बीत गया और मिजुकी का व्याख्यान आखिरकार समाप्त हो गया। फिर वो कक्षा के दरवाजे की ओर चलने लगा। ठीक है बच्चों, बाहर चलो, चलो इरुका सेंसेई से मिलते हैं और हथियारों का प्रशिक्षण लेते हैं, उन्होंने कहा। अकादमी के सभी छात्रों ने अपने शिक्षक की बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया और उठकर बाहर जाने लगे। नारुतो और हिनता भी अपनी कुर्सियों से उठे और साथ में बाहर जाने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि शिकामाओ अभी भी अपनी कुर्सी पर सो रहा है। नारुतो ने आंखें घुमाईं और तुरंत उसे हिलाकर जगा दिया। अरे, तुम हथियार चलाने की ट्रेनिंग के लिए देर हो जाओगे, जल्दी करो, नारुतो ने उससे कहा। तुमने मुझे हथियार चलाने की ट्रेनिंग के लिए जगा दिया? उफ, शिकामाओ बड़बड़ाया और जम्हाई लेते हुए अंगड़ाई ली। हथियार चलाने की ट्रेनिंग हमेशा एक जैसी ही होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत और झंझट है। तुम्हारे लिए तो सब कुछ बहुत झंझट भरा है, नारुतो ने कहा। बिल्कुल, उसने जम्हाई लेते हुए बस इतना ही जवाब दिया।
शिकामारू कुन, तुम्हें सच में जल्दी करनी चाहिए। हम मिजुकी सेंसेई या इरुका सेंसेई को नाराज नहीं करना चाहते, हिनाता ने उससे कहा। एक लंबी, नाटकीय आह भरते हुए शिकामाओ आखिरकार अपनी कुर्सी से उठा और नारुतो और हिनाता के पीछे पीछे कक्षा से बाहर निकल गया। गलियारे में अपनी कक्षा के केवल वे तीनों ही छात्र थे, बाकी सभी पहले ही बाहर जा चुके थे। जैसे ही तीनों अंततः बाहर प्रशिक्षण मैदान के दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा खुल गया और मिजुकी सामने आ गई। मिजुकी सेंसेई, हिनाता ने अकादमी प्रशिक्षक की निगाहों से बचते हुए नीचे देखा और अपनी उंगलियों से खेलने लगी। माफ करना, थोड़ी देर हो गई। मिजुकी की नज़रें हिनाता से शिकामाओ और फिर नारुतो पर गईं। सिर हिलाते हुए उसके चेहरे पर शिकन आ गई। नारुतो, मैं समझता हूं कि तुम्हें अकादमी के ज्यादातर लेक्चर उबाऊ लगते हैं, लेकिन कृपया हिनाता या शिकामाओ को परेशान मत करो, उन्होंने कहा। सिर्फ इसलिए कि तुम क्लास को गंभीरता से नहीं लेते, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरे छात्रों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करो। अगर तुम फिर से क्लास में देर से आए तो हमें तुम्हें सजा देनी पड़ सकती है, समझे? नारुतो ने जवाब में आह भरी और फिर कंधे उचकाते हुए कहा, हाँ, मेरी गलती, कोई बात नहीं। हिनाता ने पलकें झपकाते हुए हैरानी से मिजुकी की ओर देखा। ना, नारुतो कुन हमें टाल नहीं रहा था। दरअसल वो मैं ही था, शिकामाओ ने स्वीकार किया। मैं उस झंझट भरे पाठ में नहीं जाना चाहता था, इसलिए सोता रहा। वे मुझे जगाने के लिए रुक गए, इसलिए उनकी देरी मेरी गलती है, क्षमा करें। शिकामाओ जानता था कि उसे कक्षा में सोने के लिए फिर से डांट पड़ेगी, लेकिन यह नारुतो द्वारा किसी ऐसी चीज का दोष अपने ऊपर लेने से कम परेशानी वाला होगा जो उसने नहीं की थी। मिजुकी ने सिर हिलाया। फिर वो दरवाजे की ओर मुड़ा। अच्छा, तुम सब बाहर जाओ, इरुका सेंसेई ने लेक्चर शुरू कर दिया है। हिनाता और शिकामाओ दोनों ने मिजुकी को हैरानी से देखा। नारुतो को उन्हें टालने के लिए फटकार मिली, लेकिन जब शिकामाओ ने जिम्मेदारी ली तो उसे कोई टिप्पणी नहीं मिली। इस बीच नारुतो ने कंधे उचकाए और दरवाजे से बाहर निकल गया। चलो दोस्तों, हम नहीं चाहते कि इरुका सेंसेई हम पर भी चिल्लाएं। आ रही हूं, हिनाता ने फ्राउनिंग हुए कहा और उसके पीछे पीछे चलने लगी। शिकामाओ ने आह भरी और चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। हिनाता और शिकामाओ दोनों को ये बात आम लग रही थी कि नारुतो को दूसरे छात्रों से, यहाँ तक कि मिजुकी जैसे अच्छे शिक्षकों से भी अलग व्यवहार मिलता था, लेकिन फिर भी यह बात उन्हें खटकती थी। उनकी नज़र में इसका कोई कारण नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें जो बात परेशान करती थी वह ये थी कि नारुतो को इस व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा लगता था मानो उसे अलग व्यवहार की आदत ही हो गई हो। यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब उन्हें किसी दिन जरूर मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद वे दोनों ही कर रहे थे। जब क्लास खत्म हुई तो शिकामाओ ने नारुतो और हिनाता को अलविदा कहा और नारा परिवार के घर की ओर चल पड़ा। आज की क्लासें बहुत उबाऊ थीं और शिकामाओ बस अपने कबीले के परिसर में अपनी पसंदीदा जगह पर जाकर लेट जाना चाहता था और सोते सोते बादल देखना चाहता था। जैसे ही वो घर पहुंचा, प्रवेश द्वार पर उसकी मां नारा योशिनो ने उसका स्वागत किया और उस पर मुस्कुराई। आखिरकार तुम घर आ ही गए। मैंने खाना जल्दी बना लिया है और तुम्हारे पापा और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उसने कहा। चलो, अब तो मेरी सारी योजना धरी रह गई। उफ, मुसीबत, शिकामाओ ने आह भरी और फिर सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। योशिनो उसे कबीले के मुखिया के निजी भोजन कक्ष में ले गई, जो आकार में काफी साधारण था। यह एक छोटा कमरा था जिसमें सुनहरे रंग की लकड़ी की मेज पर केवल 4 कुर्सियां थीं और सजावट नामात्र की थी। दीवार पर हिरन का एक चित्र ही एकमात्र सजावट थी। एक कुर्सी पर शिकामाओ के पिता नारा शिकाकू बैठे थे, जिन्होंने अपने बेटे को देखकर हाथ हिलाया। मेज पर 3 प्लेटें रखी थीं जिन पर मैकेरल मछली, चावल और ब्रोकली परोसी गई थी। मैंने मैकेरल मछली बनाई है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसकी सराहना करें और हमारे साथ खाएं और हमसे बात भी करें, योशिनो ने अपने पति की ओर मुड़ते हुए मीठी आवाज में कहा। खासकर इसलिए क्योंकि आपके पिताजी ने आखिरकार एक दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर न जाने का फैसला किया है और अपने परिवार के साथ रात का खाना खा रहे हैं। मैं हफ्ते में 6 दिन यहीं रहता हूं और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं हफ्ते में एक बार दोस्तों के साथ बाहर जाता हूं तो अचानक सब कुछ बदल जाता है, शिकाकू ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। उसे लगा कि वह धीरे से बोल रहा है, लेकिन योशिनो ने उसे सुन लिया। उसकी निगाहें अपने पति पर टिक गईं। तुम्हें पता है कि यह हफ्ते में एक बार नहीं होता, ऐसी बकवास मत करो। शिकामाओ ने आह भरी और अपने माता पिता की बहस को अनसुना करते हुए चॉपस्टिक से अपने खाने को कुरेदने लगा। और वो सोचती है कि मैं रात के खाने में ज्यादा बात क्यों नहीं करता। कितनी परेशानी वाली बात है। नारा वंश का वारिस रात के खाने के दौरान अपने विचारों में खोया रहा जबकि उसके माता पिता बहस करते रहे। खाना खाते समय उसका मन अकादमी में बिताए दिन की यादों में खो गया। हथियारों के प्रशिक्षण से पहले मिजुकी के साथ हुई बातचीत उसके दिमाग में फिर से लौट आई। मछली का एक टुकड़ा खाते ही उसके होंठों पर शिकन आ गई।
नारुतो के साथ अन्याय होते देखना ये पहली बार नहीं है, लेकिन ये तो हद ही हो गई। उसे जिम्मेदारी के बारे में उपदेश क्यों मिला और मुझे नहीं? ये तो सरासर विरोधाभास है, उसने आह भरते हुए सोचा। और यह सिर्फ मिजुकी सेंसेई की बात नहीं है, अकादमी के कुछ अन्य प्रशिक्षक भी ऐसे ही हैं, और मैंने कोनोहा की गलियों में भी यह सब देखा है। शिकामाओ ने खाना खाते हुए ऊपर देखा और पाया कि उसके माता पिता का झगड़ा बंद हो गया था। अब दोनों उसकी ओर देख रहे थे। तुम परेशान लग रहे हो, क्या मछली खराब हो गई है? उसने पूछा। नहीं, कोई बात नहीं माँ, उसने सिर हिलाया। नारा परिवार के वारिस ने एक पल के लिए अपने होंठ दबाए, ये सोचते हुए कि क्या उसे मिजुकी की स्थिति के बारे में अपने विचार जाहिर करने चाहिए। उसने देखा कि उसके माता पिता अभी भी उसे घूर रहे हैं और उनके चेहरे पर भी वही भाव हैं। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपने कंधे उचका दिए। आप दोनों ने नारुतो के बारे में सुना होगा, है ना? उजुमिकी नारुतो? उसने पूछा। नारुतो, शिकाकू नाम सुनकर मुस्कुराया और अपनी बाहें मोड़ लीं। वो लड़का अपनी शरारतों से यहाँ के कई जोनिनों को परेशान कर देता है। सच में, यह आश्चर्यजनक है कि वह ज़्यादातर समय उनसे बच निकलने में कामयाब हो जाता है। ठीक है, तो तुम उसे जानते हो। अच्छा है। शिकामाओ ने सिर हिलाया और फिर एक गहरी सांस ली। क्या तुम जानते हो कि यहाँ के लोग उसके साथ अलग तरह से व्यवहार क्यों करते हैं? शिकाकू और योशिनो दोनों ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा। शिकामाओ ने अपने माता पिता के बीच पैदा हुए हल्के तनाव को महसूस किया, जिससे उसकी भौहें तन गईं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसकी माँ उसकी ओर मुड़ गई। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या आज कुछ हुआ? योशिनो ने पूछा। खैर, नारुतो को मेरी और हमारे एक सहपाठी की क्लास में खलल डालने और हमें देर करवाने के लिए डांट पड़ी, शिकामाओ ने कहा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। असल में मैंने ही उन दोनों को देर करवाई क्योंकि उन्हें मुझे जगाना पड़ा। नारा, शिकामाओ, तुम अब भी क्लास में सो रहे हो? पिछली बार जब हमने इस बारे में बात की थी, उसके बाद भी? योशिनो की निगाहें अपने बेटे पर टिक गईं। तुम जल्द ही जैनिन बनने वाले हो। तुम इस तरह का व्यवहार ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते। जो भी हो, शिकामाओ ने कंधे उचकाते हुए कहा। खैर, मैंने कबूल किया कि नारुतो और हिनाता के क्लास में देर से आने का कारण मैं ही था, लेकिन मिजुकी सेंसेई ने मेरी गलती पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने नारुतो को फटकारा और उसे फिर से सजा देने की धमकी दी, लेकिन जब मैं जिम्मेदार था तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई। उसने अपनी बाहें मोड़ लीं। तो मैं जानना चाहता था, क्या आप दोनों में से किसी को पता है कि नारुतो के साथ दूसरे शिक्षकों का व्यवहार इतना अलग अलग क्यों होता है? नारुतो, गांव वाले उसके प्रति संवेदनशील हैं। शायद उसकी शरारतों की वजह से, शिकाकू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। लेकिन ये ठीक नहीं है। मैं उसे बस ऐसे ही जानता हूँ, पर वह बहुत प्यारा बच्चा है। संदाई में समा उसे बहुत पसंद करते हैं। हाँ, वो काफ़ी अच्छा है, शिकामाओ ने स्वीकार किया। कल वो मुझे और हिनाता को लंच पर ले गया था। थोड़ा चिढ़ाने वाला है, लेकिन अच्छा इंसान है। तुम उसके साथ लंच पर गई थी? योशिनो की आंखें चौड़ी हो गईं। और ये हिनाता नाम की लड़की कौन है? हाँ, मैंने किया, शिकामाओ ने कंधे उचकाते हुए कहा। और वो युगा हिनाता है। नारुतो हम दोनों को इचिराकू नाम के एक रामेन स्टॉल पर घसीट कर ले गया क्योंकि हमने कहा था कि शायद वो एक दिन होकागे बन सकता है। और हमें इसके बारे में अभी क्यों पता चल रहा है? योशिनो ने एक बार फिर भौहें चढ़ाते हुए पूछा। शिकामाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या मैं इतनी महत्वपूर्ण नहीं हूँ कि मुझे अपने बेटे की सामाजिक जिंदगी के बारे में पता चले? मतलब, ये सब तो अभी अभी हुआ है। मैं तो कल ही उनसे दोस्त बना हूँ, शिकामाओ ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया। और दोस्त? योशिनो ने ये शब्द दोहराया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अब तुम्हें मुझे उनके बारे में बताना ही होगा। वे कैसे हैं? क्या तुम उन्हें पसंद करती हो? फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। और मुझे उम्मीद है कि सिर्फ इसलिए कि तुम कुछ नए लोगों से मिली हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम चोजी-कुन से दोस्ती तोड़ दोगी। तुमने उसके बारे में भी ज़्यादा बात नहीं की है, इसीलिए मैं इन बातों को नहीं उठाती, शिकामाओ ने आह भरी। उसकी माँ ने अपनी आंखें और भी सिकोड़ लीं, जिससे शिकामाओ ने भी आह भरी। नारुतो बहुत बातूनी और मिलनसार है और हिनाता बहुत शर्मीली है, लेकिन दोनों से बात करना आसान है और दोनों ही अच्छे हैं। और दोनों ही परेशान करने वाले नहीं हैं। और हाँ, मैं अभी भी चोजी की दोस्त हूँ, लेकिन वो और उसका परिवार इस समय ही नोकुनी के किसी गांव में एक शादी में गए हुए हैं। वो यहाँ है ही नहीं, तो मैं अभी उसके बारे में क्यों बात करूँगी? उसने आंखें घुमाईं। तुम्हें ये याद रखना चाहिए। क्या तुम मेरी याददाश्त के बारे में कुछ इशारा कर रहे हो? उसकी माँ चिल्लाई। शिकाकू ने खातिर की बोतल से एक घूंट लेते हुए मन ही मन हंसते हुए कहा, समय रहते ही रुक जाओ, शिकामाओ। तुम्हें अब समझ आ जाना चाहिए कि अपनी माँ से झगड़ा नहीं करना चाहिए। परेशानी वाली बात है। शिकामाओ ने बड़बड़ाते हुए अपना ध्यान वापस अपने भोजन पर केंद्रित कर लिया। जैसे ही परिवार ने दोबारा खाने पर ध्यान देना शुरू किया, मेज पर सन्नाटा छा गया।
हालांकि ये सन्नाटा केवल एक पल के लिए ही रहा, क्योंकि योशिनो के मन में एक विचार आया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जानते हो शिकामाओ, मैं तुम्हारे नए दोस्तों से मिलना चाहूंगी। तुम्हें उन्हें यहाँ बुलाना चाहिए, उसने कहा। उसके बेटे ने आंखें घुमाते हुए पूछा, क्यों? मैं क्यों न मिलूं? मैं तुम्हारी माँ हूं, मुझे अपने बेटे की जिंदगी में शामिल होना चाहिए। मुझे उसके दोस्तों से मिलने का हक है। नारा माँ अपने बेटे की बातों पर नाराज हो गई। और क्यों नहीं, तुम्हारी उम्र के बच्चों को घर पर दोस्तों का आना अच्छा लगता होगा। और क्या करते हो? शिकामाओ ने पूछा। मैं आमतौर पर यहाँ सिर्फ बादल देखता हूँ। मुझे नहीं लगता कि नारुतो या हिनाता को इसमें कोई खास दिलचस्पी होगी। तो क्यों न हम एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित करें? उसकी माँ ने सुझाव दिया। तुम्हारे पिताजी तुम सबके लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन कर सकते हैं। नारा कबीले के मुखिया ने अपनी पत्नी की बातें सुनकर तुरंत ही अपनी साके, जापानी शराब, का घूंट पीते पीते उनका गला बैठ गया। जब उनकी खांसी रुकी और वे संभले तो उन्होंने अपनी पत्नी की ओर ध्यान दिया। और अगर मैं कहूं कि मेरे पास कल के लिए पहले से ही योजनाएं हैं तो? उसने उससे पूछा। खैर, मुझे यकीन है कि आपकी योजना आपके बेटे और उसके दोस्तों को प्रशिक्षण देने जितनी महत्वपूर्ण नहीं है ना? मेरा मतलब है, आखिर वो आपका बेटा है। उसे हर चीज़ से ज़्यादा अहमियत मिलनी चाहिए, खासकर आपके पुराने साथियों से जिनके साथ आप हर हफ्ते शराब पीने जाते हैं। क्या आप सहमत नहीं हैं शिकाकू-कुन? योशिनो ने मीठी आवाज़ में पूछा, मानो उसके पति को उसकी बात का विरोध करने की हिम्मत ही न हो। नारा शिकाकू अपने साथी शिनोबियों के बीच असाधारण प्रतिभा के धनी माने जाते थे। वे एक उत्कृष्ट शिनोबी थे जो आसानी से किसी भी शत्रु निंजा को चुनौती दे सकते थे और अपनी चतुराई से उसे मात दे सकते थे। लेकिन उनकी पत्नी ऐसी शख्सियत थी जिन पर उनकी प्रतिभा भी भारी नहीं पड़ती थी। नारा कबीले के मुखिया ने गहरी सांस ली। उन्हें भली भांति पता था कि उन्हें क्या कहना और करना होगा। मैं सहमत हूँ। मैं कल शिकामाओ और उसके दोस्तों को प्रशिक्षण दूंगा, उसने आह भरी। मुझे खुशी है। मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, योशिनो ने उत्साह से कहा। उसकी किसी भी बात में कोई राय नहीं चलती, शिकामाओ ने आंखें घुमाते हुए कहा। कैसा जोनिन कमांडर है ये? नारा कबीले के मुखिया की पत्नी ने मुस्कुराते हुए अपना ध्यान वापस अपने बेटे की ओर मोड़ा। तो फिर बात पक्की, तुम कल अपने नए दोस्तों को प्रशिक्षण के लिए बुलाओगे। शिकाकू तुम्हारे साथ उन्हें प्रशिक्षण देने में मदद करेगा और हम देखेंगे कि क्या वे रात के खाने पर रुकना चाहते हैं। समझे? लेकिन फिर भी मैं भी कोई बेहतर नहीं हूँ, शिकामाओ ने आह भरी और बिना कुछ कहे सहमति में सिर हिलाया। नारा योशिनो अपने काम से खुश लग रही थीं। वो स्कूल में अपने बेटे के और दोस्तों से मिलने के लिए उत्साहित थीं। उन्हें उज़ुमाकी नारुतो के बारे में जानने की भी बहुत उत्सुकता थी। अपने पति के विपरीत नारा ने उस लड़के को कभी नहीं देखा था और उसके बारे में उनके मन में केवल नकारात्मक बातें ही थीं, ऐसी बातें जो उन्हें पता था कि पक्षपातपूर्ण और गलत जानकारी थीं। उन्हें उस लड़के में दिलचस्पी थी और वह जानना चाहती थी कि वह कैसा है। नारा शिकाकू अपनी पत्नी के विपरीत अगले दिन को लेकर भयभीत थे। उन्हें शिकामाओ को प्रशिक्षण देने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही शिकामाओ को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। उन्हें नारुतो या हिनाता के साथ काम करने में भी कोई समस्या नहीं थी। हालांकि मुझे इनोइची के साथ अपनी योजना रद्द करनी पड़ेगी, और वो शायद कुछ देर तक इस बात पर नाराज रहेगा, खासकर इसलिए क्योंकि चोजा उसके साथ नहीं है। परेशानी वाली बात है, नारा कबीले के मुखिया ने आह भरी। उन्हें कल अपने पूर्व साथी से निपटना और अपनी योजना रद्द करना अच्छा नहीं लग रहा था। जब सुबह हुई और अकादमी में कक्षाएं शुरू होने वाली थीं, तो शिकामाओ ने नारुतो और हिनाता को ढूंढना शुरू किया। उसने उन्हें उन्हीं सीटों पर बैठे हुए पाया जहां वे कल बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे। तो इस बार हिनाता होश में है। नारुतो ने कोई बेवकूफ़ी भरी बात नहीं कही और उसे दोबारा बेहोश नहीं किया। राहत की बात है, मतलब मुझे ये सवाल दोबारा नहीं पूछना पड़ेगा। वह मन ही मन मुस्कुराया और अपनी डेस्क की ओर चलने लगा। अरे नारुतो, हिनाता, शिकामाओ ने नारुतो के बगल वाली सीट पर बैठते हुए आवाज़ लगाई। यो शिकामाओ, नारुतो ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। क्या हालचाल है? ठीक है, मुझे पता है कि यह आखिरी समय है और आप दोनों मना भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी माँ ने आप दोनों को क्लास के बाद मेरे कबीले के परिसर में कुछ ट्रेनिंग के लिए बुलाया है, शिकामाओ ने आह भरते हुए उनसे कहा। कोई दबाव नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं तैयार हूँ, आज मेरे पास करने को कुछ नहीं है। किस तरह की ट्रेनिंग और किस समय? नारुतो ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, मेरे पिताजी प्रशिक्षण की देखरेख करेंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वे किस विषय पर काम करेंगे। समय की बात करें तो कक्षाओं के बाद कभी भी, शिकामाओ ने जम्हाई लेते हुए कहा। शायद कक्षा के 2 घंटे बाद? मुझे कोई आपत्ति नहीं, नारुतो ने सिर हिलाते हुए नारा को अंगूठा दिखाया। वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगेगा। ट्रेनिंग करना मुझे बहुत बढ़िया लगता है। नारा वंश के वारिस ने सुनहरे बालों वाले लड़के को देखकर मुस्कुरा दिया और फिर अपना ध्यान ह्युगा वंश की वारिस की ओर मोड़ा।
लड़की जमीन की ओर देख रही थी और अपनी तर्जनी उंगलियों को आपस में गुनती हुई थी। मुझे अपने पिताजी से पूछना होगा कि क्या मैं आ सकती हूँ। उन्हें आमतौर पर क्लास के बाद अभ्यास करना पसंद है, इसलिए मुझे देखना होगा कि क्या ये ठीक रहेगा। हिनता ने फ्राउनिंग करते हुए कहा, माफ़ करना, क्लास खत्म होने के 2 घंटे बाद क्या हम सब मेरे कबीले के घर के सामने मिलें? शिकामाओ ने उन दोनों से कहा। फिर उसने हिनता की तरफ देखा और बोला, अगर तुम नहीं आए तो हम मान लेंगे कि तुम्हारे पापा ने मना कर दिया है। कोई दबाव नहीं है। ठीक है, उसने जवाब दिया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उम्मीद है तुम भी आ सकोगी हिनता, नारुतो ने उससे कहा, जिससे वो शर्मा गई। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। तुम्हारे पापा ने हमारे लिए क्या योजना बनाई है ये देखने के लिए मैं बेताब हूँ। हो सकता है माँ बाद में हमारे लिए खाना भी बना दें, शिकामाओ ने कंधे उचकाते हुए कहा। बस बता रहा था। वाह, नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ ही देर बाद क्लास शुरू हो गई, लेकिन नारुतो ने सुनने की जहमत ही नहीं उठाई। वो क्लास के बाद की अपनी योजनाओं को लेकर बहुत उत्साहित था। जब कक्षाएं समाप्त हुई तो हिनता ने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और फिर अपने कबीले के परिसर की ओर जल्दी से चली गई, इस उम्मीद में कि वह अपने पिता को मना लेगी कि वह अपने दोस्तों के साथ प्रशिक्षण सत्र में भाग ले। युगा हियाशी अपने अध्ययन कक्ष में एक मेज पर बैठे हुए अपने कबीले में घटी एक घटना की रिपोर्ट पढ़ रहे थे। कबीले के मुखिया होने के नाते हियाशी पर अनेक जिम्मेदारियां और कर्तव्य थे जिन्हें उन्हें निभाना था। इसलिए कबीले में चल रही हर बात से अवगत रहना उनके लिए आवश्यक था ताकि किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। घटना ये थी कि शाखा कबीले में एक पिता अपने बेटे को पिंजरे में बंद पक्षी की मुहर लगवाने से मना कर रहा था। अगर पिता का विरोध जारी रहा तो इस मामले को जल्द ही सुलझाना होगा। अगर मैंने सील को सख्ती से लागू नहीं किया तो बड़े बुजुर्ग जल्द ही मुझ पर कार्रवाई करेंगे, हियाशी ने सिर पर हाथ रखते हुए आह भरी। मैं उनकी चिंताओं को समझता हूँ। मुझे उनसे एक और बातचीत करनी होगी। पिता, युगा कबीले के मुखिया ने ऊपर देखा। उन्होंने अपने कार्यालय का दरवाजा खुलते हुए देखा। जैसे ही उनकी सबसे बड़ी बेटी कमरे में दाखिल हुई, उन्होंने तुरंत खुद को संभाला और रिपोर्ट को एक तरफ रख दिया। हिनता, उसके पिता ने सिर हिलाते हुए अभिवादन किया। क्या तुम कुछ बात करना चाहती हो? पापा, उसने अपने पिता से जो पूछना चाहती थी उसे कहने की कोशिश करते हुए कहा। मुझसे ओम के बारे में पूछा गया था। हिनता, हमने इस बारे में पहले भी बात की है। कृपया अपने हकलाने पर काम करो। हियाशी की निगाहें उस लड़की पर टिक गईं। मुख्य घराने की युगा के लिए ये ठीक नहीं है। हिनता ने अपने पिता से नजरें हटाकर नीचे की ओर देखा। उसने गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और फिर बोलने से पहले कुछ सोचा। मुझे नारा कबीले के प्रशिक्षण सत्र में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। मैं निमंत्रण स्वीकार करने की अनुमति चाहती हूँ, हिनता ने अपने पिता से यथासंभव आत्मविश्वास से कहा। उसकी आवाज़ लगभग फुसफुसाहट जैसी थी, लेकिन उसने कम से कम हकलाते हुए अपने शब्द बोल दिए। अपनी बेटी की विनती सुनकर हियाशी की भौहें तन गईं। उन्होंने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस प्रकार के प्रशिक्षण के साथ काम करेंगे? मुझे पक्का नहीं पता। शिकामाओ-सान ने आज कक्षा में मुझे बुलाया था और उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं बताया। उन्होंने बस इतना कहा कि उनके पिता प्रशिक्षण की देखरेख करेंगे, हिनता ने उत्तर दिया। मैं समझ गया, हियाशी ने अपनी आंखें क्षण भर के लिए बंद करते हुए जवाब दिया। तो शिकाकू इस प्रशिक्षण का जिम्मा संभालेंगे, युगा कबीले के मुखिया ने मन ही मन ये बात नोट कर ली। हियाशी शिकाकू के व्यक्तित्व से भले ही नाखुश थे, लेकिन उनके प्रति बहुत सम्मान रखते थे। नारा कबीले के मुखिया अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल के लिए पूरे कोनोहा में प्रसिद्ध थे। उन्हें कोनोहा का जोनीन कमांडर यूं ही नहीं बनाया गया था। हियाशी को ये जानने की उत्सुकता हुई कि शिकाकू अपने कबीले और उत्तराधिकारी को कैसे प्रशिक्षण देते हैं। हियाशी की नज़र अपनी बेटी पर पड़ी, जो घबराई हुई नज़रों से अपने पिता को देख रही थी। बड़े युगा ने आह भरने की इच्छा को दबा लिया। हालांकि वह ये बात मानना नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती थी, लेकिन हिनता उनके लिए निराशाजनक साबित हुई थी। युगा परिसर में उनके साथ रोजाना के प्रशिक्षण में हिनता कोई खास प्रगति नहीं कर रही थी। उसकी प्रगति उसके चचेरे भाई नेजी के कौशल के आगे फीकी पड़ जाती थी। यहाँ तक कि उसकी छोटी बहन हानाबी भी कुल की कोमल मुट्ठी कला में उससे ज्यादा प्रगति दिखा रही थी। हियाशी अपनी सबसे बड़ी बेटी के साथ क्या करें, ये समझ नहीं पा रहे थे। अगर वह अपने कौशल में सुधार नहीं कर पाए तो जल्द ही कुल की उत्तराधिकारी के रूप में उसकी जगह कोई और ले लेगा। शायद शिकाकू के साथ प्रशिक्षण उसके लिए फायदेमंद हो सकता है कि वो उसे कुछ ऐसा सिखा सके जिससे उसे मदद मिल सके। हियाशी ने अपनी बेटी के अनुरोध को याद करते हुए सोचा। उसने अपना सिर वापस अपनी बेटी की ओर घुमाया, जो अभी भी घबराकर उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। स्पष्ट रूप से केवल मेरी शैली से उसे प्रगति करने में मदद नहीं मिल रही है। शायद यह उसके लिए फायदेमंद हो। बहुत खूब, मैं तुम्हें नारा कबीले के साथ इस प्रशिक्षण में शामिल होने की अनुमति देता हूँ,
उन्होंने अपनी बेटी को बताया। उनकी स्वीकृति सुनकर हिनाता की आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे उम्मीद है कि तुम शिकाकू-सान और उनके प्रशिक्षण में शामिल अन्य लोगों पर बोझ नहीं बनोगी। हिनाता ने अपने पिता के अंतिम शब्दों को सुनकर नीचे की ओर देखा, लेकिन फिर भी उनकी स्वीकृति पाकर वो मुस्कुराए। मैं ऐसा नहीं करूंगी, पिताजी, उसने उनसे कहा। अगर आपको मुझसे बस इतना ही पूछना था तो आप बर्खास्त हैं, युगा कबीले के मुखिया ने कहा। हिनाता ने सिर हिलाकर जवाब दिया। उसने सिर झुकाया और अपने पिता के अध्ययन कक्ष से निकलकर प्रशिक्षण के लिए तैयार होने लगी। हियाशी अपनी रिपोर्ट और काम में ऐसे लौट गया मानो बातचीत कभी हुई ही न हो। 2 घंटे जल्दी बीत गए। हिनाता दौड़कर नारा कबीले के परिसर की ओर गई। जैसे ही वो प्रवेश द्वार पर पहुंची, उसने देखा कि नारुतो और शिकामाओ पहले से ही वहां मौजूद थे। मुझे माफ करना, आप लोगों को इंतजार करवाने के लिए, उसने अपने दोनों सहपाठियों के सामने सिर झुकाते हुए धीरे से कहा। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और आंसू रोकने की कोशिश की। मुझे सच में बहुत अफसोस है। चिंता मत करो हिनाता, हम सब वैसे भी समय से पहले आ गए हैं, नारुतो ने अपनी सहपाठी की ओर मुस्कुराते हुए कहा। इसके जवाब में हिनाता का चेहरा लाल हो गया और वह थोड़ी शांत होने लगी। जी हाँ, तुम बिल्कुल भी देर से नहीं आए हो, शिकामाओ ने उसे बताया। उसने गहरी सांस ली और आखिरकार पूरी तरह से निश्चिंत हो गई। फिर नारा ने अपना ध्यान परिसर के सामने वाले दरवाजे की ओर मोड़ा। लेकिन चूंकि हम सब अब यहाँ हैं, तो हमें शायद अंदर जाकर मेरे माता पिता से मिलना चाहिए। ये कहते ही तीनों छात्र अकादमी परिसर में दाखिल हो गए। नारुतो और हिनाता शिकामाओ के पीछे पीछे उस जगह की ओर चल पड़े जहां उसके माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। शिकामाओ, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम यहाँ रहते हो, परिसर को निहारते हुए नारुतो ने विस्मय बोध से कहा। खैर, ऐसा होना ही था। मेरे कबीले में बहुत सारे सदस्य हैं, हालांकि शायद तुम्हारे कबीले जितने बड़े नहीं, है ना हिनाता? शिकामाओ ने युगा वंश की उत्तराधिकारी से पूछा। मुझे लगता है कि वे आकार में लगभग एक जैसे हैं। शायद युगा परिसर थोड़ा बड़ा है, लेकिन मुझे तुम्हारा परिसर बहुत पसंद है, हिनाता ने मुस्कुराते हुए उसे बताया। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं हिनाता, मुझे पता है कि तुम्हारे कुल का परिसर बड़ा है। आखिर तुम्हारे पास मुख्य और शाखा कुल हैं, शिकामाओ ने हंसते हुए कहा। रुको, तुम्हारा वाला बड़ा है, नारुतो ने हिनाता की ओर सिर घुमाया। हिनाता शर्मा गई, लेकिन उसने सिर हिलाकर सहमति जताई। नारुतो ने सीटी बजाकर सहमति जताई। अरे वाह, मुझे भी वो जगह देखनी है। सुनहरे बालों वाले उस युवक को पता था कि उसके दोस्त कोनोहा के प्रतिष्ठित कुलों से संबंध रखते हैं, लेकिन उसने इस बारे में कभी ज्यादा सोचा नहीं था। हालांकि जब उसने नारा कुल परिसर का अवलोकन किया, तो सुंदर लकड़ी के फर्श, विभिन्न शाखाओं में बंटे गलियारे और दीवार पर लटकी हुई विभिन्न प्रकार की नक्काशीदार कलाकृतियों को देखकर उसे पूरी तरह समझ में आने लगा कि नारा और युगा कुल कितने महत्वपूर्ण थे। तीनों अकादमी के छात्र गलियारे से गुजरते हुए एक कांच के दरवाजे तक पहुंचे और उनकी बातचीत कुछ पल के लिए रुक गई। वे परिसर के पीछे बने एक छोटे से आंगन में पहुंचे। आंगन में बड़े बड़े पेड़ थे और सबसे ऊंचे पेड़ के नीचे एक मेज रखी थी। मेज पर शिकामाओ के माता पिता बैठे थे। शिकामाओ और उसके दोस्तों को देखते ही वे मुस्कुरा उठे। लो, तुम यहाँ हो, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे दोस्त हैं, शिकामाओ, योशिनो ने पूछा। शिकामाओ ने सिर हिलाकर जवाब दिया और फिर अपने सहपाठियों की ओर मुड़ा। माँ, पिताजी, ये दोनों उजुमकी नारुतो और युगा हिनाता हैं। नारुतो, हिनाता, ये मेरे माता पिता हैं। आप दोनों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हिनाता ने नारा कबीले के मुखिया और उनकी पत्नी को प्रणाम किया। आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा, नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका बेटा बहुत आलसी है, लेकिन वो काफी मजेदार है। ये क्या बकवास है, शिकामाओ बड़बड़ाया। शिकाकू ने चिढ़कर जवाब दिया, जबकि योशिनो जोर से हंसने लगी। इससे शिकामाओ की बड़बड़ाहट और बढ़ गई और उसने हाथ बांधकर बेवकूफ गोरे के बारे में कुछ बुदबुदाया। मुझे तो वो पहले से ही पसंद है, खासकर नारुतो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। शायद हम उसे थोड़ी जिम्मेदारी सिखाकर उसकी आलस कम कर सकें। नारुतो भी अपने माता पिता के साथ हंसने लगा। यहाँ तक कि हिनाता भी हंसी के मारे चुप नहीं रह पाए। परेशानी वाली बात है, शिकामाओ ने सिर हिलाया और तेवर चढ़ा लिए। खैर, मेरे शिकामाओ के साथ मस्ती करना कितना भी मजेदार क्यों न हो, आप सभी को अब अपना प्रशिक्षण शुरू कर देना चाहिए। शुभकामनाएं, नारा माता ने छात्रों से ये कहा और फिर प्रशिक्षण देखने के लिए एक तरफ चली गईं। छात्रों का ध्यान शिकाकू की ओर गया, जो चुपचाप बातचीत सुन रहा था। सबकी नज़र उस पर पड़ते ही उसने आह भरी और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ठीक है, तुम सब तैयार हो, शिकाकू ने तीनों छात्रों से पूछा। सभी ने सिर हिलाकर जवाब दिया। अच्छा, अब शुरू करने से पहले शैडो क्लोन जुत्सु, शिकाकू ने आवश्यक हाथ का इशारा किया और धुएं का एक गुबार उठा। धुआं छंटने तक शिकाकू के 3 क्लोन उस आदमी के पीछे खड़े थे।
ये देखकर हिनता की आंखें फटी रह गईं, जबकि नारुतो का मुंह खुला का खुला रह गया। वाह, तुमने ये कैसे किया? ये तो अकादमी में सिखाए जाने वाले क्लोनों से कहीं ज्यादा शानदार दिखते हैं। ये तो लगभग असली जैसे लगते हैं। नारुतो ने क्लोनों को घूरते हुए उत्साह से कहा। शिकाकू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे हैं। सच में? ठीक है, ये तो उन बेवकूफ़ क्लोनों से कहीं बेहतर हैं जिन्हें इरुका सेंसेई हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो यही सीखना होगा, सुनहरे बालों वाले छात्र ने घोषणा की। नारा कबीले के मुखिया ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, एक दिन, बच्चे। लेकिन शैडो क्लोन जुत्सु अकादमी के छात्रों को नहीं सिखाया जाता। इसके लिए बहुत अधिक चक्रा की आवश्यकता होती है। शायद एक दिन, जब तुम्हारे पास अधिक चक्रा हो। नारा की आंखें थोड़ी सी चौड़ी हो गई जब उसने सोचते हुए अपना हाथ ठुड्डी पर रखा। हालांकि क्यूबी के साथ शायद आपके पास पहले से ही काफ़ी कुछ है, हम शायद उसे इससे फ़ायदा हो सकता है। नारुतो ने बड़बड़ाते हुए जवाब दिया, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने इस विषय को वहीं छोड़ दिया हो। खैर, मैंने तुम सबके साथ अभ्यास करने के लिए अपने छाया क्लोन बनाए हैं, शिकाकू ने उनसे कहा। शिकामाओ को छोड़कर मुझे तुम्हारी क्षमताओं या कमजोरियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए मैं अपने क्लोनों को तुमसे लड़वाऊंगा और खुद उन्हें देखूंगा। वे अपनी पूरी ताकत नहीं लगाएंगे, बस इतना कि तुम्हारी परीक्षा ले सकें और कड़ी टक्कर दे सकें। मैं तुम्हारे और उनके बीच की लड़ाई देखूंगा और तुम्हारी ताकत का पता लगाऊंगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई आपत्ति है? तीनों छात्रों ने सिर हिलाया। नारुतो ने दृढ़ निश्चय के साथ एक क्लोन को देखा, मानो उसे हराने के लिए तैयार हो। हिनता ने थोड़ी घबराहट के साथ एक क्लोन को देखा, उम्मीद कर रही थी कि वह उसे कड़ी टक्कर दे पाएगी और नारा कबीले के मुखिया को अपनी क्षमता दिखा पाएगी। शिकामाओ बस खाली जगह में घूर रहा था, अपने पिता के करीबी को जल्द से जल्द हराने की रणनीति सोच रहा था। कोई आपत्ति नहीं? बहुत बढ़िया, तो अब हम अभ्यास शुरू करते हैं। शुभकामनाएं, शिकाकू ने उनसे कहा। ये शब्द कहते ही तीनों क्लोन तुरंत छात्रों पर टूट पड़े। उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। असली नारा शिकाकू अपनी पत्नी के साथ एक तरफ खड़े होकर व्यक्तिगत अभ्यास सत्रों को देख रहे थे। दोनों चुपचाप अभ्यास सत्र देख रहे थे। शिकामाओ ने मैच के दौरान क्लोन से दूरी बनाए रखने में ही अपना अधिकांश समय व्यतीत किया। शिकाकू जानता था कि उसका बेटा ताइजुत्सु में उतना कुशल नहीं है, इसलिए वो लड़ाई के दौरान दूरी बनाए रखने की कोशिश करेगा। शिकामाओ ने कुनाई और अन्य हथियारों का इस्तेमाल करते हुए दूर से हमला किया और अपने पिता के क्लोन को आसपास के वातावरण के आधार पर एक जाल में फंसाने की कोशिश की। अंततः शिकामाओ क्लोन को जाल में ले आया और उसे पास के एक पेड़ के करीब पहुंचा दिया। शिकामाओ ने क्लोन को अपनी छाया में पकड़ लिया और उसे पेड़ से सिर टकराने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने क्लोन पर एक आखिरी कुनाई फेंकी, जिससे क्लोन नष्ट हो गया और शिकामाओ ने मैच जीत लिया। नारुतो की लड़ाई देखना उतना जटिल नहीं था। वह शिकाकू के क्लोन पर लगातार हमला करता रहा, उसे यथासंभव शीघ्रता और पूरी ताकत से हराने की कोशिश करता रहा। लेकिन उसकी योजना विफल हो गई, क्योंकि क्लोन नारुतो के अनुमानित हमलों से बचने में कामयाब रहा। हालांकि जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता गया, नारुतो को और भी फायदा होता गया। हर गुजरते पल के साथ उसकी चालें और लड़ने का तरीका और भी सहज होता जा रहा था। इतना समय और ऊर्जा खर्च करने के बावजूद वह बिल्कुल भी नहीं थक रहा था। आखिरकार नारुतो क्लोन पर काफी जोरदार वार करने में कामयाब रहा और उसे नष्ट कर दिया, जिससे उसे तुरंत राहत मिली। हिनता की लड़ाई से यह साबित हुआ कि अपने सहपाठियों के बीच वह ताइजुत्सु में सबसे कुशल थी, संभवतः अपने कबीले की युद्ध शैली में प्रशिक्षण के कारण। क्लोन के लिए हिनता से बचना और उस पर हमला करना बहुत मुश्किल था। हालांकि वह कभी कभी ऐसे निर्णायक वार करने में असमर्थ रही जिससे मुकाबला जल्दी खत्म हो जाता। उसकी लड़ाई में जरा सी भी हिचकिचाहट थी, जिसका फायदा क्लोन ने उठा लिया। समय बीतने के साथ हिनता की लड़ाई और कठिन होती गई, लेकिन अंततः वह निर्णायक वार करने और क्लोन को पराजित करने में सफल रही। सभी क्लोन नष्ट हो जाने के बाद शिकाकू को उनकी यादें वापस मिल गईं, जिससे उसके विचार पुष्ट हो गए। वह उठा और छात्रों की ओर चल पड़ा। वाह, बहुत बढ़िया काम किया तुम लोगों ने। बुरा तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि मेरे क्लोन अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहे थे, लेकिन मैं तो बस ये जानने की कोशिश कर रहा था कि तुम लोग कौशल के मामले में कहाँ हो, और मुझे लगता है कि अब मुझे इसका अच्छा अंदाजा हो गया है, नारा कबीले के मुखिया ने उन्हें बताया। शिकाकू ने सबसे पहले अपने बेटे की ओर सिर घुमाया। शिकामाओ, हमने पहले भी कई अभ्यास सत्रों में इस बारे में बात की है। तुम युद्ध के मैदान में स्पष्ट रूप से कुशल और बुद्धिमान हो। तुम्हारी रणनीतियां अच्छी हैं और अनुभव के साथ और बेहतर होती जाएंगी। हालांकि तुम्हारा ताइजुत्सु और साथ ही तुम्हारे आक्रमण भी समग्र रूप से कमजोर हैं। अगर तुम एक शिनोबी के रूप में और अधिक शक्तिशाली बनना चाहते हो तो तुम्हें इनमें सुधार करना होगा। हाँ, हमने इस बारे में पहले भी बात की है। शिकामाओ ने उसकी बात पर सिर हिलाया और हल्की सी जम्हाई भी ली। मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा।
नारुतो, शिकाकू ने सुनहरे बालों वाले लड़के की ओर सिर घुमाते हुए कहा। तुम्हारा ताइजुत्सु कौशल कुछ कमजोर था। शुरुआत में तुम्हारा तालमेल ठीक नहीं था। तुम्हारी गति पर भी थोड़ा काम किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे अंदर जबरदस्त सहनशक्ति और ताकत है। लड़ाई आगे बढ़ने के साथ साथ तुम और भी सहज होते गए। तुम्हारे खेल का अंदाजा लगाना और उससे बचना मुश्किल होता गया। यह एक बहुत अच्छी खूबी है, इसे और विकसित करना अच्छा रहेगा। नारुतो ने पहले तो भौहें चढ़ाईं, लेकिन नारा के विश्लेषण के अंत तक आते आते वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, लेकिन मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। असल में आपके व्यवहार का अनुमान लगाना मुश्किल है, शिकाकू ने स्पष्ट किया। पकड़ लिया, तो फिर मैं कितना सहज हूँ? नारुतो ने उंगलियां चटकाते हुए कहा। नारा कबीले के मुखिया ने अंततः अंतिम छात्र की ओर ध्यान दिया। हिनता, मैंने देखा कि तुम मुकाबला बहुत पहले ही खत्म कर सकती थी, लेकिन तुमने पहल नहीं की और निर्णायक वार नहीं किए। तुम्हें इस पर काम करने की जरूरत है, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, तुम और भी थकती हुई प्रतीत होने लगी। समझ गई। हिनता ने अपना सिर झुका लिया, उसे फिर से रोने की तीव्र इच्छा हो रही थी। इन सब बातों के बावजूद तुम अपने दोस्तों में सबसे कुशल ताइजुसुधारी हो और लड़ाई के दौरान तुमने अपना संयम बनाए रखा। तुम तीनों में से आक्रमण के लिहाज से तुम शायद सबसे ताकतवर होगे, और यह अच्छी बात है। शिकाकू ने मुस्कुराते हुए अपनी बात समाप्त की। युगा ने ऊपर देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने झट से अपनी आंखें पोंछीं और पानी तुरंत सूख गया। क्या आपको इस बात का पूरा यकीन है? उसने पूछा। नारा कबीले के मुखिया ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं झूठ बोलने वाला इंसान नहीं हूं, सिर्फ किसी को अच्छा महसूस कराने के लिए। अगर मैं कुछ कहता हूं तो उसे मेरी राय मानिए। मैं समझ गई। हिनता के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने एक बार फिर झुककर अभिवादन किया। धन्यवाद। बस संक्षेप में मैंने यही सब देखा। कुछ छोटी मोटी कमियां हैं जिन पर आप सब काम कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपकी मुख्य समस्याओं पर ध्यान देना चाहता हूं, शिकाकू ने उन्हें बताया। नारुतो, हिनता और शिकामाओ ने उसकी बातों पर सहमति में सिर हिलाया। नारा कबीले के मुखिया ने अपनी पत्नी को पास आने का इशारा किया। योशिनो दौड़कर अपने पति के पास गई और तीनों अकादमी छात्रों को घूरने लगी। हम आपकी उन प्रमुख कमजोरियों पर काम करने की कोशिश करेंगे जो मैंने अभ्यास सत्र के दौरान देखी। नारुतो, शिकामाओ, आप दोनों मेरे साथ मिलकर अपनी ताइजुत्सु शैलियों को मजबूत बनाने पर काम करेंगे। हिनता, तुम योशिनो के साथ अपनी सहनशक्ति पर काम करोगी। वो तुम्हें विरोधियों को हराने में और अधिक निर्णायक बनाने की भी कोशिश करेगी। अरे, मुझ पर भरोसा करो, मैं ये कर सकती हूँ। योशिनो ने आंख मारते हुए कहा। शिकाकू के चेहरे से पसीना टपकने लगा, वहीं हिनता घबरा गई। खैर, उसने हल्की खांसी के साथ बुदबुदाया। चलिए अभ्यास पर वापस चलते हैं। हिनता, योशिनो के पीछे जाओ, वो तुम्हारी सहनशक्ति पर काम करेगी। शिकामाओ, नारुतो, यहीं रहो, मैं तुम्हारे ताइजुत्सु के आसन और शैलियों को बेहतर बनाने पर काम करूंगा। तीनों छात्रों ने सहमति में सिर हिलाया। शिकामाओ और नारुतो ने अपनी अपनी मुद्राएं खोल दी, जबकि हिनता को खुश योशिनो नारा परिसर के दूसरे हिस्से में ले जा रही थी। आज के लिए इतना काफी है, शिकाकू ने जम्हाई लेते हुए कहा, क्योंकि उसने देखा कि सूरज डूबने लगा है। नारुतो और शिकामाओ ने भारी सांसों के अलावा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शिकाकू लगातार ताइजुत्सु का अभ्यास कर रहे थे। दोनों लड़के, यहाँ तक कि नारुतो भी, थक चुके थे और आराम करना चाहते थे। तुम्हारा भी काम लगभग खत्म हो गया है? योशिनो ने पुकार कर पूछा। नारा कुलमाता थकी हुई हिनता के साथ आंगन में लौट रही थीं। युगा वंश की वारिस हिनता के शरीर पर भी चोट के निशान थे और वह बेहोश होने वाली लग रही थीं। हाँ, बिल्कुल, और यहाँ के लड़के तो थक चुके हैं, शिकाकू ने मुस्कुराते हुए कहा। देखो, तुम्हारी ट्रेनिंग भी तो बढ़िया रही। मुझे लगता है मैंने आज अच्छा काम किया। हिनता-चान, क्या तुम भी ऐसा नहीं कहती? योशिनो ने आंख मारते हुए लड़की से पूछा। नीले बालों वाली लड़की ने जवाब में बस हल्का सा सिर हिलाया। वो इतनी थकी हुई थी कि पूरा सिर नहीं हिला पाए। फिर नारा नाम की महिला ने नारुतो और हिनता की ओर ध्यान दिया। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों ने अच्छा समय बिताया और ट्रेनिंग से आपको फायदा हुआ। हम जल्द ही खाना शुरू करने वाले हैं। अगर आप दोनों रात के खाने के लिए भी रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। मुझे यकीन है कि इतनी मेहनत के बाद आप दोनों को भूख लगी होगी। खाने का नाम सुनते ही नारुतो की थकान काफी कम हो गई। जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आज बहुत मदद मिली, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिनता अभी भी काफी थकी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने जवाब देने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, योशिनो समा, शिकाकू समा। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा हमने ट्रेनिंग के दौरान इस बारे में बात की थी। शिकामाओ के सभी दोस्त हमें योशिनो और शिकाकू कहकर बुला सकते हैं। योशिनो ने हंसते हुए जवाब दिया। खाना तैयार होते ही मैं आप सबको बुला लूंगी। अभी आप सब आराम कीजिए।
ये कहते हुए योशिनो परिसर के अंदर रसोई की ओर चल पड़ी। उसका पति भी कुछ देर बाद उसके पीछे पीछे चल दिया और शिकामाओ और उसके दोस्तों को वहीं छोड़ दिया। वो तो वाकई जबरदस्त कसरत थी, है ना हिनोता? नारुतो ने पूछा। जी हाँ, यह मददगार था, उसने हाँफते हुए जवाब दिया। यह मददगार तो था। अरे हाँ बिल्कुल, शायद इतने समय में मैंने इतनी कड़ी ट्रेनिंग कभी नहीं की। इसमें कोई शक नहीं कि मैं और भी ताकतवर हो गया हूँ। अगर मैं हमेशा ऐसे ही ट्रेनिंग करता रहूं तो देखते ही देखते होकागे बनने लायक ताकतवर हो जाऊंगा, जानते हो? नारुतो ने जोश में आकर शिकामाओ की तरफ मुड़ते हुए कहा। तुम तो बड़े खुशनसीब हो शिकामाओ, हमेशा इस तरह ट्रेनिंग करने का मौका मिलना। नारा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो जमीन पर पीठ के बल लेटा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ओह शिकामाओ, क्या तुम सच में सो गए थे? नारुतो ने पूछा। नहीं, मैं आराम कर रहा हूँ और अपनी ऊर्जा वापस पाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसने थके हुए स्वर में उत्तर दिया। ओह, नारुतो ने कहा। मैं बादल देख रहा हूँ, नारा ने अपने बगल की जमीन पर हाथ फेरते हुए कहा। तुम दोनों भी कोशिश करो। हिनोता ने पलकें झपकाईं। तुम दोनों अभी भी थके हुए हो, इससे मदद मिलती है, मेरा विश्वास करो, शिकामाओ ने बेपरवाही से कहा। नारुतो और हिनोता ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा और फिर सिर हिलाकर सहमति जताई। इसके बाद वे शिकामाओ के पास जमीन पर लेट गए और आसमान में बादलों को निहारने लगे। तीनों अकादमी के छात्र कुछ क्षण के लिए चुप रहे और गुजरते बादलों को निहारते रहे। तभी उजुमकी ने एक बादल को तैरते हुए देखा। देखो, ये तो बिल्कुल रामायण के कटोरे जैसा दिखता है, नारुतो ने हंसते हुए कहा। तुम्हें ऐसी बात तो जरूर पता चल जाती। शिकामाओ ने अपना सिर हिलाया और अपनी मुस्कान छिपाने की कोशिश की। हिनोता ने जवाब में खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। उसे थोड़ी कम थकान और अधिक सहजता महसूस हो रही थी। तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा शिकामाओ कुन कि नारुतो कुन सही कह रहा है। ये सच में रामायण जैसा दिखता है। शायद, नारा ने जवाब में बुदबुदाते हुए कहा। तीनों अकादमी के छात्र एक ही स्थान पर खड़े होकर बादलों को देखते रहे। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिवाय इसके कि जब कोई बादल अजीबोगरीब दिखता तो उसका जिक्र कर देते। इसके बजाय उन्होंने बचे हुए कुछ मिनट शांतिपूर्वक मौन में बिताए। ये तो वाकई सुकून देने वाला है। किसने सोचा होगा? नारुतो ने मन ही मन सोचा और मुस्कुराया। लगता है शिकामाओ सही कह रहा था। आज का दिन बहुत ही शानदार रहा। हिनोता ने संतुष्टि से आह भरी। शिकामाओ ने अपने दोस्तों की ओर देखा और उनके चेहरों पर दिख रहे सुकून को महसूस किया। इस बार उसने अपनी मुस्कान नहीं छिपाई और सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा, हे, लगता है ये दोनों भी बादलों को निहारने का आनंद ले सकते हैं। वह अपनी जगह पर और पीछे झुक गया और अपने हाथ सिर के नीचे रख लिए। ये लोग यहाँ माहौल को और भी दिलचस्प बना रहे हैं। उद्धरण। तीनों दोस्त बादलों के नीचे आराम करते रहे। उन्हें दुनिया में चल रही किसी भी अन्य बात की कोई परवाह नहीं थी। तो इंतजार किस बात का है? क्या नारुतो, शिकामाओ और हिनोता की यह नई दोस्ती कोनोहा के इतिहास में एक नई किंवदंती की शुरुआत करेगी? नारा शिकाकू द्वारा दी जाने वाली यह विशेष ट्रेनिंग इन तीनों अकादमी छात्रों को किस नए मुकाम पर ले जाएगी? और क्या नारुतो अपनी शरारतों और उपेक्षा के बावजूद सचमुच होकागे बन पाएगा? इन सभी रोमांचक सवालों के जवाब और भी बहुत कुछ जानने के लिए हमारे चैनल नारुतो हिंदी वर्स को सब्सक्राइब करें और अगला एपिसोड देखना न भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।